है। भगवान कृष्ण का जन्म है। युगों से हम इस अवतार के जन्मदिन के अवसर पर खुशियां मनाते आए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा अवसर है कि जैसे पिछले दिनों में टोक्यो में ओलंपिक हुआ, ऐसा ही अभी पैरा ओलंपिक के खेल चल रहे हैं। और जो इस समय की जानकारी है, खेल अभी चल रहे हैं। इस समय हमारा जो परफॉर्मेंस है, किसी भी इस प्रकार के ओलंपिक पैरा ओलंपिक में किसी एक दिन का रिकॉर्ड बना है कि एक ही दिन में 4 मेडल हमको मिले हैं। और आज कुल 7 मेडल हमको मिल चुके हैं, जिसमें से 2 हरियाणा के हैं। इसके लिए भी आपको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। मित्रों, आज हमारे लिए एक ऐसा शुभ अवसर है, ऐसा महत्वपूर्ण अवसर है कि हमने अपने दोनों कार्यकाल का, यानी पहला कार्यकाल शुरू हुआ था 26 अक्टूबर 2014 को, और आज 30 अगस्त 2021 हमने अपने इन दोनों कार्यकालों के 2500 दिन पूरे किए हैं। तो 2500 दिन पूरे किए उस अवसर पर आज आपके माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से, क्योंकि आज लाइव कार्यक्रम भी कुछ चैनल दिखा रहे हैं, तो मैं हरियाणा की जनता को भी और जहाँ जहाँ ये बात पहुँच पाएगी सबको, कम से कम अपने इन 2500 सालों का, 2500 दिनों का एक जो हमारी उपलब्धि है, जो हमारा कार्यवृत्त है, जिसको आप लोग सामान्य भाषा में रिपोर्ट कार्ड कह देते हैं, उस नाते से मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। और बाद में अपेक्षा करूँगा कि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, ज़रूर आप उनको उठाइए और हमारे सामने रखिए। मित्रों, ये 2500 दिन पूर्व की अगर कहानी मैं याद करता हूँ, तो जिस प्रकार का उस समय हमें एक ऐसा अवसर मिला, जिस समय यानी प्रदेश पूरा हमारा वो भ्रष्टाचार इसमें डूबा हुआ था, परिवारवाद में था, भाई भतीजावाद, और कैसे सरकारी संसाधनों को लूटा जाए, इस प्रकार का एक वातावरण था। उसको ठीक करने के लिए हमने भी संकल्प लिया कि हम अपने शासनकाल में इसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। सुधारने के लिए कोई एक दिन का 2 दिन का काम नहीं होता है, ये एक लगातार प्रक्रिया होती है। तो उस लगातार प्रक्रिया पर आगे बढ़ते हुए हमने जन सेवा के बहुत काम किए, कल्याणकारी योजनाएं बनाई, व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया, और आज हम 2500 दिन, मैं कहता हूं कि किसी भी शासनकाल का सफलतम जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल के बाद आज हम यहाँ खड़े हैं और आप लोगों के सामने मैं अपनी वो सारी बात, यानी एक जो हमने अपने इस प्रदेश के विकास में एक अनूठी इबारत लिखी है, नवनिर्माण में एक बुलंद इमारत खड़ी की है, उसके बारे में ज़रूर आपको बताऊंगा कि क्या क्या रास्ते हमने अपनाए और कैसे कैसे हम आगे पहुंचे हैं। जब शुरू में मुख्यमंत्री का पद संभाला था, तो जैसे पहले से चलता आ रहा था, मुख्यमंत्री निवास पर, कार्यालय पर, सभी मंत्रियों के यहाँ, उनका चाहे उनके निवास हो चाहे उनके कार्यालय हो, एक भीड़ लगी रहती थी। और ऐसा लगता था जैसे पूरा हरियाणा उमड़ करके चंडीगढ़ आ गया है। जब पता किया तो ये लगातार ये प्रोसेस चलता था। हजारों की संख्या में रोजाना लोग चंडीगढ़ आते थे और उनकी बात सुन नहीं पाते थे। कोई भी ना अधिकारी सुन पाता था सबकी बात, ना मंत्री ना मुख्यमंत्री, और कई कई दिन तक वो यहाँ बैठे रहते थे, पड़े रहते थे। हमारे मन में आया कि आखिर ये क्यों है। जिनकी आज़ादी के लिए इस देश के हजारों लाखों लोगों ने शहीदियाँ दी, कुर्बानी दी, एक संविधान बनाया, एक संविधान के हिसाब से व्यवस्थाएं खड़ी की, तो ये सारे लोग इस प्रकार से घूम रहे हैं जैसे इनको आज़ादी का आभास ही नहीं है। तो उसी दिन संकल्प लिया कि व्यवस्थाएं बदलनी है। हमको सीधे सीधे जैसे पहले काम चल रहे हैं उस प्रकार के नहीं करने हैं। जो उन्होंने किए वो करने हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करने, वो सारे बेकार थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसी ढर्रे पर नहीं चलना है, ढर्रा बदलना है। तब हमने जो उस समय लोगों को एक वातावरण था कि जैसे करप्शन के बारे में लोग समझते थे उनका अधिकार है, राइट टू करप्शन, ये वो मान करके चलते थे। हमने कहा नहीं, इसको बदलेंगे।
हम जो है राइट टू करप्शन की बजाय राइट टू सर्विस इसको लागू करेंगे। हर विभाग को अपना काम करना होगा, टाइमली करना होगा, लोगों की जो तकलीफें हैं उसके अनुसार करना होगा, और उस टाइम के हिसाब से नहीं करेंगे तो एक सुधारात्मक इस प्रकार से काम करेंगे कि जो नहीं करेगा उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। एडवांस में बता रहा हूं, 1 तारीख कब है? परसों, कल 31 है, परसों है। 1 तारीख को हम एक पोर्टल नया लागू कर रहे हैं। राइट टू सर्विस में जो टाइमली, जिनको टाइम दिया गया अधिकारी को कि आपने 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में काम पूरा करना है, उस समय तक अगर उन्होंने नहीं किया तो एक प्रावधान कर रहे हैं ऑटो अपील का, कि अगर 15 दिन में काम करना था, अफसर ने 15 दिन में नहीं किया तो घुमा नहीं सकता। 16वें दिन ऑटो अपील ऊपर के अफसर पर पहुंच जाएगी, और उस ऑटो अपील में भी उसके जो दिन होंगे उस दिन तक नहीं करेगा तो उससे ऊपर पहुंच जाएगी। और नीचे वाले ये नहीं समझेंगे कि ऑटो अपील होने के बाद मेरा काम छोटा और ऊपर चला गया, उनका भी हिसाब किताब रखा जाएगा कि उन्होंने टाइम से काम क्यों नहीं किया। तो ऑटो अपील का एक सिस्टम बनाएंगे। हम लोग सिस्टम्स पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। यानी अगर इसको इस ढंग से समझना हो तो जैसे आईटी के जमाने में देखते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। पिछली सरकारें भौतिक विकास करती रही हैं, कुछ नहीं किया ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सड़कें बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, कोई भी दिखने वाला काम जो दिख जाए, जिसके बारे में अपना श्रेय उपलब्धियों का ले सकें, केवल मात्र वो काम करते रहे। लेकिन उनमें व्यवस्थाएं क्या खड़ी होंगी, लोगों को उसकी सुविधा क्या होगी, अगर मैं कहूं तो उसमें सॉफ्टवेयर क्या लगेगा, सॉफ्टवेयर के ऊपर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। हम हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है, हार्डवेयर ही दिखता है। सॉफ्टवेयर की उपलब्धियां तब गिनाई जा सकती हैं जब उस सॉफ्टवेयर का जनता को लाभ होता, जो महसूस करते हैं। तो हम जनता के ईज ऑफ लिविंग के फैक्टर पर, कि जनता को सहूलत कैसे हो जिंदगी जीने में, सिस्टम इस प्रकार से खड़े करेंगे। यानी जैसे शरीर होता है, शरीर सबको दिखता है, लेकिन शरीर के अंदर एक आत्मा होती है, एक जान होती है। अगर आत्मा नहीं है शरीर में तो वो शरीर तो फिर भी रहेगा, उसमें आत्मा डालनी जरूरी है। इसलिए हमने सिस्टम्स को बदलने के लिए सब काम किए हैं, और इसका केवल हमें हरियाणा सरकार के नाते से राज्य सरकार में इसका देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। हमने स्थानीय शासन में भी इन चीज़ों को लागू किया है। जो केंद्रीय योजनाएं हैं, जो प्रदेश की योजनाएं हैं, चाहे पंचायती राज में पंचायतें हैं, पंचायत समितियां हैं, जिला परिषद है, नगर निगम है, नगर पालिका, नगर परिषद है, इन सब में भी देखने को मिल रहा है। हमने डिसेंट्रलाइजेशन इस पर काम किया कि सारी शक्तियां, सारी ताकत ये अपने पास ही नहीं रखनी है, बल्कि इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ताकि जो चुने हुए प्रतिनिधि, आखिर उस लेवल पर भी लोगों को चुना जाता है, उनसे भी अपेक्षा होती है, उनको भी अपने अधिकारों को उपयोग करने की इच्छा होती है, उनको भी पूरे अधिकार दिए जाएं। तो इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमने बनाई कि सब चीजें स्टेट के हाथ में रहे, ऐसा नहीं है। डेलीगेशन ऑफ पावर्स, ये हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई। जैसे एक इंटर स्टेट काउंसिल है ऑल इंडिया लेवल पर, ऐसे स्टेट लेवल पर इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। सब जिलों के स्थानीय जो चुने हुए प्रतिनिधि और वहाँ के अधिकारी 3 महीने में आकर बैठते हैं, उनको क्या क्या काम हमने देने हैं, उनके बजट बढ़ाए हमने। यानी पहले जब हमारी सरकार आई, आज से 2500 दिन पहले, जिला परिषद का बजट 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में चलता था। कुल मिला के 30 करोड़ रुपया जिला परिषदों को दिया जाता था। हमने आने के बाद 20 करोड़ से 25 करोड़ बजट कर दिया एक जिला परिषद का, और कोई संतुष्टि नहीं है हमारी। हम चाहते हैं और ज्यादा काम उनको दिए जाए। ऐसे छोटे छोटे काम जो हर गांव में होने हैं, हर गांव में प्राइमरी स्कूल खुलना है, हर गांव में पार्क भी होना है, हर गांव में तालाब की व्यवस्था भी होनी चाहिए, हर गांव में कोई हॉस्पिटल डिस्पेंसरी छोटा ये होना चाहिए। तो 6,700 हमारे गांव हैं और लगभग 4,000 के आसपास वार्ड्स हैं। तो ऐसे ये 10-11 हज़ार इकाइयां एक उसका केंद्र बिंदु स्टेट में रह करके कैसे संभाल सकता है? नहीं संभाल सकता। उसको डिसेंट्रलाइज करेंगे तो आम आदमी को उसका लाभ मिलेगा, और उस आम आदमी में जो व्यवस्थाएं हैं हर किसी को उसकी आवश्यकता के हिसाब से काम दिया जाए। चाहे वो गरीब वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, बालिकाएं, महिलाएं हैं, उनकी आवश्यकताएं जो है उनको ध्यान किया जाए। दिव्यांग बंधु हैं, उनकी सहायता कैसे की जाए,
युवाओं को किस प्रकार से उनके लिए विकास के द्वार खुलें, वृद्धजन हैं उनकी सहायता, सामाजिक सुरक्षा ये कैसे बढ़े, एक एक वर्ग के बारे में विचार करते हुए विभिन्न विभागों के माध्यम से लगातार हम जो ये 25 दिन काम करते रहे हैं और हर एक वर्ग के लिए हमने कुछ ना कुछ किया है। सबसे बड़ी चोट हमने भ्रष्टाचार पर मारी है। भ्रष्टाचार हर जगह पर, यानी उस समय कहानी क्या सुनते थे, एक मुख्यमंत्री के पास उनके क्षेत्र का कोई एक व्यक्ति आ गया, नाम बताना ठीक नहीं, उनका साहब वहाँ पटवारी जो है मेरा काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? 50 रुपये मांग रहा है। कहने लगा अच्छा 50 रुपये मांग रहा है, तुम कब चले थे गांव से? अरे कल चला था, शाम आया आप मिले नहीं, मुझे रात रहना पड़ गया। कब वापस जाओगे? साहब मेरा आज काम हो जाए वापस चला जाऊंगा। आने और जाने में पैसा किराया कितना लगा? कि साहब लगभग 150 रुपया लग गया है, 2 दिन खराब हो गए हैं। अरे वहीं 50 रुपये दे के काम क्यों नहीं करा लिया? अब ये पढ़ाने वाले मुख्यमंत्री, हमने कहा गलत है। वो 50 भी दे रहा है, 500 भी दे रहा है, 1000 भी दे रहा है, 10,000 इतना पता नहीं क्या क्या दे रहा है। तो ये भ्रष्टाचार को जड़ से समूल नष्ट करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के दलाल होते थे और वो दलाल चक्कर काटते थे सब। सफेद सफेद कपड़े पहन लेना, मांड लगवा लेना, अपना रोब जमाना कि भाई तेरा काम है, कि हाँ क्या काम है? ये काम है, चल मैं कराऊंगा, कर मेरे गाड़ी में तेल डलवा और मैं चलता हूँ चंडीगढ़, तू भी चल, 4 आदमी और साथ चलेंगे, उनका खाने पीने का खर्चा उसका 1000-2000 की भाई उसको कर देते थे, 5-10 रुपया जेब से निकालते थे और उसके बाद कहते तेरा काम हो गया जा। और काम क्या होता था? एक ट्रांसफर कराना था मास्टर जी का। ट्रांसफर कराया, वो मास्टर शाम को घर पहुंचा, घर पहुंचते ही पीछे संदेश मिल गया तेरा ट्रांसफर कैंसिल हो गया। यानी ये हालत। अब आप में से मुझे नहीं मालूम कि हमारे हरियाणा में जो पत्रकार है और वो 7 साल पुराने कौन कौन है, मैं पूछना अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन जो 7 साल पहले पत्रकारिता करते थे, अब इन 7 सालों में तो शायद उनको कहानियां लगती होंगी उस समय की, लेकिन जो प्रत्यक्ष 7 साल पहले जानते हैं उस समय क्या स्थितियां थी हरियाणा में। चयन होते थे IAS के, HCS के, मुख्यमंत्री को एक लिस्ट जाती थी, वो जहां से भी सिफारिशें चलती थी कि ये 5 जो HCS लगाने हैं साहब फाइल पर साइन कर दो। उसमें 2 मुख्यमंत्री के भी होते होंगे, किसी और के भी होते होंगे, भाई भतीजा सब, और 5 HCS हर साल लगा दिए जाते थे। एक IAS हर साल मुख्यमंत्री के कलम से लगता था। हमने कहा क्यों? कौन सा पैमाना है मुख्यमंत्री के पास ऐसा कि जो माथा देखकर ये पहचान सके कि योग्य HCS बनेगा तो योग्यता के आधार पर काम करेगा कि नहीं करेगा? हमने कहा बंद करो सब। हमने वो सारे HCS सब एग्जाम जो एंटाइटल्ड हैं उनसे फॉर्म भरवाओ, एग्जाम लो, उस एग्जाम में जितने लोग लेने हैं उससे 5 गुना लोगों को बुला करके उनमें इंटरव्यू करो। इंटरव्यू में थोड़ा बहुत चीज देखनी होगी तो HPSC देखेगा, उनको जो सिलेक्शन करनी है करेंगे, लेकिन कुछ योग्यता तो हो। आटे में नमक या नमक में आटा, अंतर बहुत होता है। मानो 25 में से 5 छांटने तो समझ में आता, 3000 में से कौन से 5 लेने हैं, तो कैसे माथा देख करके आप योग्यता नापोगे? तो हमने वो काम भी कर दिया। IAS भी जो जितने एम्प्लॉइज में से लिए जाते थे उन IAS को लेने के लिए भी हमने एग्जाम करा दिया। हमारे पिछले 5 साल के 5 IAS मैंने नहीं लगाए। 5 IAS चुनने के लिए 25 लोगों की लिस्ट UPSC को भेज दी कि आप इनका इंटरव्यू लेकर के हमको 5 छांट के दे दो, हम IAS लगा देंगे। क्या हमारे पास सिफारिशें नहीं आती? खाली सिफारिशें नहीं, बड़ी बड़ी ऑफर्स, पर्ची और खर्ची जो शब्द प्रयोग किए हैं वो इसी के लिए किए हैं। तो मित्रों, ये भ्रष्टाचार खत्म करना, सर्विसेज में भ्रष्टाचार, सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की अनुपस्थिति, इन सब चीजों का जो सॉल्यूशन है, हमको लगा IT जो है वो सब चीजों का सॉल्यूशन है। IT के माध्यम से जितना ही, यानी आदमी का, मनुष्य का एक्सपोजर जितना कम रहेगा सर्विसेज में, ऑटोमाइजेशन, हाजिरी लगानी है तो बायोमेट्रिक से हाजिरी लगा करके क्यों नहीं जाए? ये अलग बात है, कोविड के कारण से वो सारा सिस्टम अभी बंद कर दिया है, क्योंकि उसके कारण से कुछ तकलीफें बायोमेट्रिक्स का निशान लगाने के लिए आई। लेकिन हमने लगातार जब से IT सिस्टम बायोमेट्रिक्स किया, हाजिरी
एकदम जहां 50-60% लोग हाजिर होते थे, बाकी नहीं होते थे, 90-95% उपस्थिति होने लग गई। और जो उपस्थित नहीं होता था वो छुट्टी उसको लेनी पड़ती थी, वरना छुट्टी गया, 8 दिन 10 दिन आया, पिछली हाजिरी लगाई और रजिस्टर पूरा पार किया। तो बायोमेट्रिक्स हमने किए, जितनी सेवाएं हैं सभी डिपार्टमेंट्स की वो हमने ऑनलाइन की। सरल पोर्टल ये हमने बनाए, 547 सेवाएं, जो भी छोटे छोटे काम होते हैं, किसी को कोई क्लियरेंस लेनी है, कोई लाइसेंस लेना है, किसी को कोई बिल भरना है, किसी की कोई कंप्लेंट है, वो सब सेवाएं सरल पोर्टल ये बना करके, और हर शहर में कस्बे में जैसे बूथ होते हैं ऐसे सरल पोर्टल बना दिए कि अंत्योदय और सरल पोर्टल बना करके गरीब आदमी वहां जाए। अब उसको घंटा आधा घंटा इंतजार करनी पड़े तो वहां करे, वो दौड़ करके चंडीगढ़ ना आए, या छोटी छोटी बातों के लिए डीसी के दफ्तर चक्कर ना काटे। उसकी कोई ऐसी शिकायत है मान लो लोकल हल होने वाले नहीं है, तो सीएम विंडो, आज लगभग 9.25 लाख सीएम विंडो के ऊपर 25 दिनों में एप्लीकेशन आई है, 9.25 लाख, और जिसके अंदर 8 लाख से ऊपर उनके सोल्यूशन हो गए हैं। यानी एक प्रकार से उनका एक्शन कंप्लीट हो गया है। हो सकता है उसके अंदर कुछ एक्शन ऐसे भी हो जो उसके मनपसंद तरीके से नहीं हुए, क्योंकि शिकायत करने वाले सब सच्चाई बोलते हैं ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की तकलीफ अपने कारणों से होती है, कोई ना कोई उससे कानून रूल नियम उसका उल्लंघन करते हैं, उसको भी उसके अंदर डालते हैं, तो उनको बताया जाता है। हर सीएम पोर्टल पर आने वाली हर शिकायत को हल करने के लिए सरकारी अधिकारी के साथ हमने विधानसभा में 3-3, 4-4 एमिनेंट पर्सन लगाए हैं पब्लिक में से, कि अपने आप अधिकारी या कर्मचारी उसका सॉल्यूशन ना करे। सॉल्यूशन करते समय वो जो एमिनेंट पर्सन है उनकी एक लिस्ट बनी है, उनको मैसेज भेजते हैं कि आप भी फलां दिन आओ, उनके भी साइन कराते हैं, ताकि किसी व्यक्ति को खुद को संतुष्टि नहीं हो रही तो एमिनेंट पर्सन है वो उसकी संतुष्टि कराता है। तो इसलिए जनता की भागीदारी ये उसके अंदर कराते हैं। आईटी व्यवस्था में अब ये राशन है, राशन बांटने का काम, पहले खूब भ्रष्टाचार की कहानियां होती थी कि वो डिपो होल्डर इतना अनाज आया, उसने फर्जी कार्ड के ऊपर चढ़ा दिया और अनाज अपने पास रख लिया, 2 रुपए किलो उसको मिलता है और 20 रुपए किलो बेचता है। खुला भ्रष्टाचार है। हमने उसकी पीओएस मशीनें लगा करके, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीनें, बायोमेट्रिक सिस्टम से, कि परिवार का ही कोई आदमी जाएगा, एडल्ट मेंबर, वो जाएगा अपना निशान लगाएगा, बायोमेट्रिक सिस्टम से उसको कंफर्म करेंगे कि हाँ इसी परिवार का सदस्य है, वो लेकर जाएगा और जितना राशन ले जाएगा उतना ही चढ़ेगा। मानो कि उसको चाहिए था 20 किलो और वो लिया उसने 12 किलो, 8 किलो उसका नेट बैलेंस अगले महीने के लिए क्रेडिट हो जाएगा, अगले महीने ले जा सकता है। और अब तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई कि 1 नेशन 1 राशन, यानी 1 नेशन 1 राशन कार्ड, कि एक राशन कार्ड किसी भी प्रदेश का कहीं का भी होगा, आप किसी भी जगह जाकर के और राशन ले सकते हो। अभी भी 19,000 परिवार ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड तो बाहर प्रदेशों के बने हुए हैं, लेकिन राशन वो यहाँ ले रहे हैं। कई बार माइग्रेट करके आ जाते हैं, वहाँ राशन कार्ड बना हुआ, उसको दोबारा राशन कार्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ये आईटी से ही सब संभव हो पाया। आईटी हमारा जो कारगर सिस्टम इतना लागू हुआ कि उसके कारण से फर्जी कितनी बातें वो सब पकड़ी गई। जो सेवा देने वाले कराने वाले ये बिचौली और जो दलाल थे उनको उसमें पकड़ा और पकड़ के कईयों के खिलाफ तो हमने केस भी बनाए हैं। अब ऐसी जब चेंजेस की जाती हैं, चेंजेस करते समय हमारा दुर्भाग्य ये है कि जो विपक्ष के लोग होते हैं वो हर समय कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क हर चीजों में लगाते हैं। और क्वेश्चन मार्क ऐसा क्योंकि मुद्दे तो उनको मिलते नहीं है, सब चीजें सॉल्व हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं धीरे धीरे। उनको लगता है जनता को बहकाना है तो कैसे बनाया जाए, तो भ्रम फैलाना और भ्रम के साथ साथ भय फैलाना, डराना कि ये होगा तो ऐसे हो जाएगा, ये होगा तो ऐसे हो जाएगा। अभी ये जो 3 कृषि कानून लागू हुए, अभी जो सारा आंदोलन चल रहा है, मुझे पता है कि इसका भी कोई ना कोई प्रश्न आप लोग बाद में जरूर पूछेंगे, लेकिन भ्रम क्या है कि आपकी जमीनें बिक जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, ये मंडियां खत्म हो जाएंगी। अभी 2 साल हो गए हैं हमें भी अब उन कानूनों के बढ़ने के बाद, साल भर से तो शोर शराबा भी खूब हो रहा है, कोई मंडी खत्म हुई है क्या? बल्कि कुछ मंडियां जो बंद पड़ी थी वो हमने चालू की, नई मंडियां भी खोली हैं। अभी 3 दिन पहले ही हमने सिरसा के अंदर एक 50 एकड़ के लगभग जमीन खरीद करके उस मंडी का एक्सटेंशन किया है। मंडियां बंदी करनी होती तो हम ये क्यों आगे बढ़ाते? हमारा मार्केटिंग बोर्ड है उसको वाइंड अप करते।
हम आगे बढ़ रहे हैं। एमएसपी, केंद्र सरकार केवल 2 फसलें, गेहूं और धान, यही खरीदते हैं, हम 10 फसलें खरीदते हैं। और ये हरियाणा ही है सरकार के 10 फसलें किसानों की खरीदी जा रही है, प्रोक्योरमेंट की जा रही है एमएसपी पर, कोई स्टेट पास की नहीं ले रही है। ना पंजाब है, पंजाब के लोग यहाँ बैठे हैं, बता दीजिए इन 2 फसलों के अलावा कितना प्रोक्योर करते हैं। अरे ऐसे राजस्थान के लोग, खास करके ये जो राजस्थान में पैदा होने वाला बाजरा, हमारा चूंकि बॉर्डर लगता है, वहां तो 1200-1300 रुपए में बिका मंडियों में, हमारे यहाँ 2150 रुपए में खरीदा, 2 लाख मीट्रिक टन, और वो घुसपैठ करके और स्मगलिंग करके वहां से ले आए। हमारा बाजरा हमको खरीदना पड़ा, बाद में सस्ता बेचना पड़ा। अब इन चीजों को भी हम उसी आईटी के माध्यम से रोक रहे हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये हमने इसलिए चालू किया कि इस प्रकार की जो स्मगलिंग हो रही है अनाज की, और स्टेट के एक्सचेकर पर इसका जो बोझ पड़ रहा है, इसको हम रोकें। और अब तो किसान को बताया गया है, उसको उसका लाभ भी मिल रहा है कि आप हर साल जो जमीन में बुआई करते हैं, और ये लाभ केवल जमीन के मालिक को नहीं है, पहले मालिकों को ही लाभ मिलता था, अब हमने कहा कि जो काश्तकार है, जो वास्तव में किसान है, बुआई करता, जमीन उसकी नहीं भी है, प्रावधान उसके कर दिए कि वो भी रजिस्टर करे। अगर फसल वो होता तो फसल की बिक्री भी वो उसी के द्वारा होगी। कल को कोई कंपनसेशन मिलना है तो वो भी उसी को मिलेगा। पहले क्या था कि जो जमीन का मालिक होता था रिकॉर्ड में, रेवेन्यू में, उसको पैसा जाता था, वो भले ही यहां किसी गांव के अंदर जमीन है और मालिक बैठा मुंबई में, कलकत्ता में, पैसा उसको जाता था, फिर वो वापस देता था, दे ना दे उसकी मर्जी होती थी। हमने कहा नहीं, जो फसल बोने के ऊपर रजिस्टर करेगा, हम ये चीजें उसको देंगे, मालिक को नहीं देंगे। किसान तो वास्तव में वो है जो बुआई करता है, वो तो भू मालिक है, वो किसान नहीं है। तो इसलिए ये प्रावधान भी हमने आईटी के माध्यम से किए। हमने अभी बुजुर्गों की पेंशन बैंकों के द्वारा की। भ्रम क्या फैलाया गया कि बैंकों में जाएंगे और इनको लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा, 80 साल का बूढ़ा है कैसे खड़ा होगा। हमने वो प्रावधान किए कि उनको घरों में पहुंचाया जाए, लेकिन इन्होंने भ्रम फैलाया कि इन बुजुर्गों को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, उनको क्यों ना, उनके मन में बगावत क्यों ना भरी जाए। हमने इसी प्रकार मेरा पानी मेरी विरासत ये कहा। आखिर पानी बचाना हमारा उद्देश्य था। पानी का संकट कितना है इस समय हम सब जानते हैं, जो किसानी से संबंध रखते हैं, गांव से जिनका संबंध है, कि पानी जमीन में हर साल बहुत क्षेत्र ऐसे हैं जहां 1 मीटर ऑन एवरेज साल का नीचे जा रहा है। यानी 1 मीटर का मतलब है कि पिछले 10-12 सालों में उस इलाकों में 10-12 मीटर नीचे जा चुका है। और जो ट्यूबवेल है उनको हर साल 10 फुट, 15 फुट, 8 फुट पाइप और नीचे डालना पड़ता है ताकि पानी को नीचे से उठा सके। वो सब कहते हैं कि हाँ पाइप पर डाल रहे हैं हम, नीचे पानी नीचे जा रहा है। जब हमने शुरू किया कि धान की बुआई कम करो ताकि पानी की बचत हो, और माइक्रो इरिगेशन से फसलों पर आओ, खुली इरिगेशन मत करो, थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है कई बार। अब जब सख्ती की तो उस समय इन्होंने भ्रम फैलाया क्या कि धान बंदी हो जाएगी, धान को नहीं बोने देंगे, किसानों के विरोध में जा रहे हैं। और आज मैं कहता हूं 90% किसान को समझ में आ चुकी है बात, क्योंकि इसलिए हमने आह्वान किया 1 लाख एकड़ इस बार टारगेट है हमारा धान कम बोने का। हमने 1 लाख एकड़ जब लोगों को कहा, लोगों ने कम कर दिया। इस बार 2 लाख एकड़ हम धान कम करेंगे, रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो इसलिए उन्होंने भी नहीं 2 लाख होगा तो कम से कम 1 लाख से तो ऊपर जाएगा ही, 1.5 लाख जाए, 1.25 जाए, लेकिन लोग अपने आप आगे बढ़ रहे हैं। हम 7,000 रुपये पर एकड़ दे भी रहे हैं। यानी इसको कहते हैं ग्रीन सब्सिडी। अमेरिका में इस प्रकार की सब्सिडी चलती है, वो तय करते हैं कि ये चीज मत करो, उसके हम सब्सिडी देंगे। हमने ये ग्रीन सब्सिडी चालू की है इस बार कि पानी बचाना है तो ये फसल मत बो, हम पैसा देंगे। हमने बाजरे पर भी कहा है कि बाजरा कम करके सब्जियां या दालें या अन्य फसलें बोओगे तो हम 4,000 रुपये एकड़ वहां भी देंगे, और वहां भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। लोग मान रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते हैं, लोगों को उसकी सहभागिता बतानी पड़ती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि सबका साथ सबका विकास, जन भागीदारी। जन भागीदारी करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा ये है। और ये जन भागीदारी, आपको मालूम है कि जो भौतिक विकास है, जिसको मैं हार्डवेयर कह रहा हूं, उसमें जनता की जन भागीदारी नहीं होती। सरकार को पैसा खर्च करना है, टेंडर देना है, किसी भी ठेकेदार ने आके उसको बढ़ाना है और बिल्डिंग खड़ी करने चले जाना है, ये सड़क बना के चला जाना है।
जो लोगों में हमने उनके स्वभाव बदलने हैं, वहां उनका रहन सहन को आसान बनाना है, या जो समस्या ऐसी जो भावी पीढ़ी को भी आकर के भोगनी पड़ सकती हैं, उसमें जन जागरण करना पड़ता है। मेरा पानी मेरी विरासत का मतलब यह है कि हम अपनी विरासत में आने वाली पीढ़ी को केवल जमीन ना देके जाएं, जमीन के साथ साथ क्या देके जाएं, पानी भी देके जाएं। अगर पानी नहीं देंगे तो सूखी जमीन, बंजर जमीन है, बंजर जमीन से अगली पीढ़ी का कोई भला होने वाला नहीं है। तो मित्रों, ये सारी चीजें कांग्रेस का जो ये का भ्रामक प्रचार है वो भी हम सहन कर रहे हैं, फिर भी हम उनको हमेशा सलाह देते हैं एक अच्छे विपक्ष के नाते रचनात्मक काम की भूमिका निभाओ, ठीक को ठीक कहो, गलत को गलत कहो। लेकिन अभी तक उनके पास मुद्दे तो है नहीं। जब मुद्दे नहीं है तो एक स्वभाव है, ठीक है उसको गलत कहो, गलत है उसको ठीक कहो, जनता को भ्रम में डालने के लिए। लेकिन हमको ये विश्वास, और मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि इसी क्रम से चलते रहे तो उनका भविष्य अंधकार में है, और हमें तो सूट करता है उनका भविष्य अंधकार में रहे। तो हम तो अपने अगले 5 साल की भी तैयारी कर रहे हैं, न केवल 24-29 तक, और इसीलिए कर रहे हैं कि ये सारे जो काम वो कर रहे हैं उनको पता है, उनको पता नहीं है, उनको पता हो जाए तो शायद ना करें, उनको पता नहीं है जनता क्या चाहती है। जनता सिस्टम्स को चाहती है, जनता तकलीफें नहीं चाहती है, जनता वो जमाना चला गया, भ्रम में अब नहीं रहना चाहती, समझती है, जल्दी समझती है। हाँ, जिनको बिल्कुल 2-2-5 ना मानूं वो करना तो कर। मैंने एक असेंबली में इस बार सुनाया, आपने सुना कि नहीं सुना, एक पति जो है अपनी पत्नी से जाके कहता कि भगवान आज मैं एक शर्त लगाया। कि क्या शर्त लगाया? मैं शर्त लगाया कि 2-2-5 होते हैं। कितनी शर्त लगाई? कि 100 रुपये की। अरे भाई तू तो 100 रुपया हार गया। बोले कैसे हार गया? कि 2-2-5 होते ही नहीं है, 2-2-4 होते हैं। पत्नी कहती है, कहने लगे मैं मानू भी, मैं मानू ही नहीं। तो अगर किसी ने ये धारण कर रखा कि मैं नहीं मानूं, तो उसको समझाने का भी अर्थ नहीं होता है। इसलिए हमारे इन विपक्ष के मित्रों का ये हाल है, इन्होंने अपने घर में तय कर रखा है ना मानो। तो नहीं मानना तो भैया मत मानो, हमारा काम है बताना, हम बता रहे हैं। मित्रों, हमने सुशासन के नाते ये कहा था, हर वर्ष 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस मनाते हैं। 2020 हमने सुशासन वर्ष ये मनाया था, और बहुत से काम उसमें, यानी इस आईटी के कारण से हम जो कोविड की लड़ाई लड़ पाए, उसका एकमात्र यही कारण था कि हमने कोरोना के सिस्टम, ये अपने आईटी के सिस्टम खड़े किए। एक व्यवस्था खड़ी के परिवार पहचान पत्र, और उस परिवार पहचान पत्र में हर परिवार की बेसिक जानकारी, डाटा ये हम ले रहे हैं। इस समय तक 63 लाख परिवारों ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया उस पर। उनके परिवार में सदस्य कितने हैं, बड़े कितने हैं, छोटे कितने हैं, विद्यार्थी कितने हैं, कमाने वाले कितने हैं, वृद्ध कितने हैं, और निशक्त कितने हैं। मानो किसी कारण से दिव्यांग हो गया, या कोई ऐसा है जो काम नहीं कर सकता है, उनकी भी जानकारी, ताकि समय आने पर उनकी जो आवश्यकता है उसको उनके घर पहुंचा सकें। फिर उनका बैंक अकाउंट नंबर भी हमने लिया है, उनके बच्चों की पढ़ाई क्या है, उनके परिवार के सदस्य पढ़े लिखे कितने हैं, रोजगार कितने हैं, बेरोजगार करने वाला कौन है, उसमें से आगे बढ़ रहे हैं। और दिव्यांग, ये जो कोविड में, कोरोना में वो डाटा हमारे पास था, इसलिए जो सहायता हमने घोषित की उनके घर पहुंचाई। हमने वो बीमार, कोरोना पीड़ित जिन्होंने घर में रह करके होम आइसोलेशन के अंदर इलाज किया, हमने उन सबको 5,000 रुपया नगद दिया। जो हमारे बीच में नहीं रहे, ऐसे बीपीएल के परिवार, चाहे दोनों सालों में कभी भी डेथ हुई हो, उनको भी 2 लाख रुपया उनके घर पहुंचाया है। जो बच्चे माता पिता विहीन हो गए, जिनको हम अनाथ कहते हैं, ऐसे बच्चों की शिक्षा का खर्च 2500 रुपया महीना, ये उनको भी हम दे रहे हैं। जो परिवार उनको पाल रहे हैं उनको भी हम दे रहे हैं। जो बेटियां हैं उनके खाते में अलग से पैसे जमा करा रहे हैं। तो ये क्यों संभव हो पाया? ये इसलिए संभव हो पाया कि हमारे पास एक आईटी का डाटाबेस, ये उस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से बना हुआ था। अब इस बार जो उसका एक्ट हम लेकर के आए, तो इनको यही तकलीफें शुरू हो गई कि इस डाटा को आप क्या करोगे, इस डाटा का तो दुरुपयोग होगा,
ये डाटा तो लीकेज हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि इस डाटा के माध्यम से लाभार्थी कौन है। हम कहते हैं लाभार्थी तुमको पहले ही पता है, क्या हमको ये पता नहीं है कौन कौन सरकारी पीडीएस दुकानों से राशन ले रहा, पता है ना। हमको ये नहीं पता कि किस किस की नौकरी लगी है। हमारे शासनकाल में 82,000 लोगों की जो नौकरी लगाई है हमने, वो हमको पता नहीं है क्या। कौन कौन 2,500 रुपये पेंशन ले रहे हैं, ये हमको पता नहीं है क्या। कौन सा लाभ लेने वाला ऐसा विषय है डाटा का जो आज हमको पता नहीं है और परिवार पहचान पत्र बनाने के बाद पता लग जाएगा। हाँ, ये डाटा जो अभी अलग अलग विभागों के पास है, कोई फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के पास है, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट के पास है, कोई लेबर के पास है, कोई किसानों के पास है, कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है जिनकी रजिस्ट्रियां हैं, यानी अलग अलग बिखरे हुए डाटा, कोई उनका आपस में तालमेल नहीं होता। और उसमें से जब बीच में गलत काम करने वाले गलत प्रक्रिया कर जाते हैं, उसको ढूंढने में ही मुश्किल हो जाती है कि किसने किया, कौन कर ले गया। कांड तो होते रहे हैं हमारे यहाँ भी, कई प्रकार शुरू में चोरियां हुई, इसी डाटा के खेल में हुई है। हमने उसको चेक किया, आधार बेस्ड एडमिशन शुरू किए, 2.5 लाख बच्चे ऐसे निकले जिनका 2 स्कूलों में एडमिशन है। प्राइवेट स्कूल में भी है, सरकारी स्कूल में भी है। सरकारी स्कूल में इसलिए मानते हैं कि पढ़ाई अच्छी है, वहां फीस देते हैं, पढ़ाई कराते हैं। प्राइवेट स्कूल में इसलिए कि वहां फीस मिलती है, फीस माफ होती है और वो नगद मिल जाती है, खाते में आ जाती है, मिड डे मील मिल जाता है, वर्दी मिलती है, बस्ता मिलता है, सामान मिलता है, वहां से वो ले लेते हैं। तो डबल एडमिशन ये हमने बंद किए। ओल्ड एज पेंशन, जिनकी आयु 60 साल नहीं थी, वो बंद की। जो जमीन पर है ही नहीं है, भगवान को प्यारा हो गया, उनकी पेंशन चल रही थी। तो ये सारी चीजें हमको लाभ हुआ इस आईटी के माध्यम से ही के कारण से। 2020-21 हमने मनाया था सुशासन का जो वर्ष है। 21-22 हमने घोषणा की थी कि हमारा सुशासन परिणाम वर्ष निकलेगा। और परिणाम वर्ष, मुझे खुशी है इस बात की कि जो हमने उस समय सुधार किए थे, उन सब सुधारों का आज परिणाम निकल रहा है। जनता को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। वरना जो धरने होते थे, जो प्रदर्शन होते थे, बिजली नहीं है जी हमारे यहाँ, गांव में बिजली, हमने हमारा गांव जगमग गांव योजना शुरू की। लोगों ने कहा ये चलेगी नहीं, क्यों? लोगों को बिल भरने की आदत नहीं है। मुझे याद है 2014 की यानी 15 की पहली मेरी ग्रामीण रैली थी और मैंने झोली फैला करके लोगों से बिल मांगे थे। एरिया ऐसा था जहां के लोग बिल ना भरने में अपना मानी सम्मान मानते थे, अपना गौरव मानते थे कि जो बिल नहीं भरता वही बड़ा है, जो बिल भरता है वो डरता है। ये वहां की धारणा थी। धीरे धीरे उस काम को हमने आगे बढ़ाया, कई प्रकार के छूट दी उनको, कई प्रकार का उनको अपील की, और आज उसका असर इतना है कि इस समय 6700 गांव में से 5500 गांव ऐसे हैं जहां 24 घंटे बिजली जाती है। 24 घंटे, किसी प्रांत में नहीं है आसपास, न यूपी में है, न पंजाब में है, न राजस्थान में है। 5400 गांव में 24 घंटे बिजली जाती है। और आज तो स्थिति ये हो गई है कि जहां 24 घंटे बिजली नहीं है, लड़की लड़के के रिश्ते में जो विषय चलता है तो लड़की वाले पूछ लेते हैं तुम्हारे गांव में बिजली कितने घंटे आती है। अगर 24 घंटे नहीं आती तो रिश्ता नहीं करते। अब वो जो नए नए बच्चे हैं वो शुरू हो गए हैं, भाई गांव में 24 घंटे बिजली लाओ। अभी ये गांव के अंदर मैं गया, और रवि दैया का कौन सा गांव था, नारी, नहीं भरते थे बिल। संयोग से वहां का एक नौजवान को मेडल मिल गया, उसने मुझे बुला लिया, मैंने मंच पर पूछ लिया, मैंने गांव में बिजली कितनी आती है? आवे ही कोनी जी, नहीं आती। तो फिर मैं समझ गया तुम बिल नहीं भरते होंगे, हंस पड़े सारे। मैंने पता कराया कि इनके यहाँ गांव में टोटल बिजली का बिल कितना है जो पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि इस समय 660 लोगों की तरफ लगभग 50 लाख रुपए पेंडिंग है, जिसमें से 20 लाख रुपए पेनल्टी है, 30 लाख रुपए ओरिजिनल बिल है। मैंने वही मंच पर घोषणा की, मैंने कहा भाई ये 20 लाख जो पेनल्टी है अगर ये माफ कर दे, और वो 30 लाख रुपया भी एकदम नहीं भरना, 1 साल की 12 किस्तें बनवा लो, भर दोगे क्या? भर देंगे। यही था ना, आप तो थे वहां। उनका हाँ भर देंगे। हमने कहा 20 लाख माफ, 30 लाख रुपया 12 किस्तों भरवा के एक्शन को कहा अगले दिन चले जाओ, सबके बिल भरवाने शुरू कर दो, पेनल्टी ब्याज माफ कर दो। अब ये सारी व्यवस्थाएं पहले भी तो सरकारें थी, कर सकती थी ना। पहले क्या होता था, घोषणा करनी है कि हमने इतने लाख करोड़ रुपया इतना माफ किया, किसानों का माफ किया। हमने कहा हम घोषणाएं नहीं करते,
हम व्यवस्थाएं ठीक करते हैं। हमने भी हरको बैंक का यानी करोड़ों रुपया माफ किया। जो ब्याज और पेनल्टी माफ की जाती है, कभी मूलधन माफ नहीं होता है, हमने माफ किए और उसमें से बहुत बड़ी रिकवरी हुई। एनपीए खत्म हो गए, लेकिन मैंने पॉलिटिकल शोर नहीं मचाया कि चुनाव के समय शोर मचाओ कि फलां स्टेट ने और किसानों के माफ कर दिए। इनकी जो कांग्रेस की पार्टी मध्य प्रदेश में, उन्होंने भी घोषणा की थी, राजस्थान ने भी घोषणा की थी कि किसानों के ऋण माफ कर दिए। कोई माफ नहीं करता, और कोई सरकार हिम्मत करके माफ भी करती है तो उतना ही करते हैं, ब्याज और पेनल्टी। मूलधन तो कभी कोई बैंक ब्याज माफ करने ही नहीं देता। ये रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है। क्या मूलधन किसी को माफ नहीं करोगे? एनपीए तो कर दोगे, नहीं मिला तो नहीं मिला, सरकार माफ नहीं करेगी। हम तो लोगों के लिए यानी योजनाएं बनाते हैं। हमने इस साल एक नया प्रावधान किया, विवादों का समाधान। विवादों के समाधान में कितने ही तरह के, एचएसवीपी, एचआईडीसी, मार्केटिंग बोर्ड, वैट और जीएसटी, फिर इनका रोडवेज का, परिवहन का जो उनके कर टैक्सेस थे, पासिंग जो कराते थे वो पेंडिंग बहुत पड़े थे, माइंस खनन के जो बकाया थे, स्टाम्प ड्यूटी, सरकारी कुछ मामलों में स्टाम्प ड्यूटी की बहुत पेंडिंग चीजें थी, और भी कितने ही विभाग ऐसे हैं कि जितनी पेंडेंसी है वो निकाल के लाओ, और निकाल के लाओ। उसमें जो अब जो लोग नहीं दे सकते, 20-20 साल, 30-30 साल, 50-50 साल पुराने हैं। हर को बैंक में आज भी कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो 1994-95 में लोन लिया था, अब 94-95 26 साल बाद पीढ़ियां बदल गई, कौन देगा? अल्टीमेटली हमने उसमें कहा कि इस डेट से पहले वाले तो सारे रद्द कर दो। अपने घर में भी तो नुकसान हो ही जाता है, उनका नुकसान हुआ है तो सरकार भरेगी, कहीं से भी लाएंगे, टैक्स लेंगे, अपनी इनकम जो होगी उसमें डालेंगे, लेकिन आदमियों की तकलीफ दूर करो। आज जो आदमी अपने सिस्टम को ठीक करना चाहता है उसको अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार कोई किसी ट्रैप में फंस गया तो उसको ऐसा फंसाते हैं, और सरकारी सिस्टम तो ऐसे है। ब्याज अगर बैंकों का 6% है तो सरकारी विभाग पहले 15% कहते हैं, फिर कहते हैं हाँ 1 साल नहीं भरा तो 30% हो जाएगा, फिर 50% हो जाएगा, फिर 100% हो जाएगा। एक आदमी की 10-12 लाख की प्रॉपर्टी थी, 4 करोड़ रुपए का उसके ऊपर पेनल्टी लगा कर रखी हुई थी। मैंने कहा भाई 10-12 लाख का प्लॉट लेगा ही क्यों? ये उसका माथा खराब है, उसको हिसाब नहीं आता क्या? कई जगह तो सिर्फ उसको देना ही है, लेना कुछ नहीं है, प्लॉट भी नहीं लेना है, कुछ नहीं करना, लेकिन उसके नाम नील करने के लिए 4 करोड़ दे जाओ या 2 करोड़ दे जाओ तब नील करेंगे। बहुत विवादों के समाधान हमने किए, जितनी पेनल्टीज थी, जितने ब्याज थे, जो जो हम समाप्त कर सकते थे वो किए। व्यवस्था बदलने में एक लाल डोरा व्यवस्था, ये आपको मालूम है, गांव के अंदर एक लाल डोरा होता है कि ये लाल डोरा के अंदर की जो जमीनें हैं इसकी कोई रजिस्ट्री नहीं होगी, रेवेन्यू रिकॉर्ड में कुछ होता ही नहीं है। अगर रजिस्ट्री करानी भी है तो पंचायत लिख के दे दे तब रजिस्ट्री होती है, पंचायत के पास खाता होता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में खाता नहीं होता। जब हमको पता लगा, हमने कहा बेकार में, आज देश स्वतंत्र है, अंग्रेजों के टाइम का था वो लाल डोरा। उनको लगता था ये गांव के अंदर रहने वाले लोग हैं, इसकी रजिस्ट्री हम क्यों करेंगे, ये पंचायत अपने आप रख ले। आज तो गांव के अंदर भी, शहरों के अंदर जो गांव मिल गए हैं उनकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हो गई है, और वहां भी समस्याएं हैं। सब लाल डोरा को खत्म करके और अब उन्हें रेवेन्यू रिकॉर्ड बनाए हैं, सबकी रजिस्ट्रियां दे दी हैं। 100 रुपया दो, अपने मकान की रजिस्ट्री करा लो। पंचायत पहली बार उसकी तस्दीक करती है कि हाँ ये इनका मकान है, क्योंकि रिकॉर्ड पिछला तो है नहीं। आगे इस रिकॉर्ड के आधार पर अपनी जमीन को बेच सकते हो, लोन ले सकते हो, मलकियत मेरी है ये कम से कम चौड़े होकर कह तो सकते हो। आदमी मालिक तो बनता मकान का, वरना तो धरती पर बैठा है, मकान उसका है लेकिन नाम कुछ नहीं है। तो लाल डोरा खत्म करके हमने ये जो स्वामित्व योजना देश भर में चली है, ये सबसे पहले हमारे यहाँ लाल डोरा शुरू हुआ, इसके बाद प्रधानमंत्री जी को पसंद आई तो सारे देश में लागू की है। उसका नाम अब हो गया प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। लगभग 6000 गांव में ड्रोन की मैपिंग हो गई है, 1500-1700 गांव बाकी हैं। इसको भी करके और ये हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, बुनियादी बातों का मैंने आपके सामने चर्चा की है। विषय तो हमारे विभाग के लोगों ने, बाकी लोगों ने इतने दिए हैं। ये भी कह रहे थे एक दिन कि हमें छांटना मुश्किल हो रहा है कि इन 25 दिनों में जो आपने काम किया है हम क्या क्या छांट के दें आपको। मैंने कहा भाई कुछ दे दो जो मेरे ध्यान में आएगा, मैं बोलूँगा, मैं टाइम लिमिट रख लूँगा कि मैं सिर्फ 45 मिनट बताऊँगा, बाकी उनको कहूँगा जो पूछना पूछो। हो गए 45 मिनट के? नहीं,
सामाजिक सुरक्षा पेंशन हम जब आए तो 1,000 रुपया थी, हमने आते उसको एक टर्म में 2,000 किया, अभी 3,000 किया है, हर साल उसको बढ़ा रहे हैं। और अब तो इसको हमने वो जो प्राइस इंडेक्स है उसके साथ जोड़ दिया है, और बहुत चीज़ें प्राइस इंडेक्स साथ जोड़ते जा रहे हैं। ये जो हर डिपार्टमेंट, हर वर्ग हर साल आके खड़ा हो जाता है कि महंगाई हो गई जी, हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, महंगाई हो गई जी, हमारी फीस बढ़ा दो, महंगाई हो गई जी, हमारी पेंशन बढ़ा दो। धीरे धीरे करके एक एक चीज़ हम जो प्राइस इंडेक्स है उसके साथ जोड़ते जा रहे हैं। भैया ये मांगना बंद करो, स्वाभिमान की जिंदगी जियो कि हर वक्त मुख्यमंत्री आया या कोई मंत्री वहां गया डिपार्टमेंट का तो इंतजार रहता क्या लाए हो जी, और फिर जाने वाला होता है क्या दे के जाओ जी, आप अपने ऊपर मत लेना। या मेरी जिम्मेदारी बनती है, वो जिम्मेदारी पूरी करके जाऊंगा। नहीं, आपको कहना भी नहीं है, बिना कहे, जो बिना कहे हो जाए वो ज्यादा आनंददायक होता है। कह के कराया, ऐसे ही कराया, ऐसे नहीं कराया, मैं तो कह रहा हूं कहना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए मित्रों, हमने वो पेंशन जो है वो बढ़ा दी, और अब उसको हर साल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से उसको बढ़ाते जा रहे हैं। पॉलिटिकल नारे कुछ होते हैं अलग अलग, वो अलग अलग पार्टियों के भी होते हैं, लेकिन रीजनेबिलिटी हर कोई समझता है। अगर किसी ने 5,000 10,000 भी कहे हैं पार्टियों ने, तो उनको अकेले में जब पूछते हैं वो कहते हैं भाई कहाँ से लाओगे, वही कहते हैं बजट कहाँ से लाओगे। पैसा देना लेना इसका सीधा संबंध बजट से है कि आपके पास आया कितना और आप देंगे कहाँ, कितना देंगे और कहाँ कहाँ देंगे। एक जगह लगता है कि प्रायोरिटी नंबर 1 है, वहाँ ज़्यादा देना पड़ता है। एक लगता है कि प्रायोरिटी नंबर लास्ट है, वो कम में भी काम चलता है। तो इसलिए ये सारे सिस्टम साल में बैठ करके विचार करने पड़ते हैं, उसी में से बजट को ऊपर नीचे करना पड़ता। तो हमने इसमें ये भी 2500 किया, मुख्यमंत्री विवाह शगन योजना ये भी 51,000 रुपया कर दी, और जो प्रधानमंत्री आवास योजना एक बड़ी योजना है, इसके लिए हमने हाउसिंग फॉर ऑल ये एक डिपार्टमेंट अलग बना दिया है। हम अब सर्वे में जो परिवार पहचान पत्र का सर्वे हो रहा है उसमें सर्वे करेंगे, और हर एक परिवार के सिर पर छत है कि नहीं। केवल कोई डिक्लेयर करता है उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमने देख लिया उसमें गड़बड़े बहुत हुई हैं। जिसके 4 मकान पहले किराए पर चढ़े हुए हैं वो भी अपने बच्चों के इधर उधर के नाम करा दिए, मेरे नाम कोई मकान नहीं है इसलिए मुझे मकान दे दो, और वो 2-3 लाख रुपया उसकी सब्सिडी मिलती है, उस लालच में सब कराते हैं। हम अब तय करेंगे कि परिवार जो है उस परिवार में किसी के भी नाम हो, यानी परिवार की अगर अपनी किराए की प्रॉपर्टी उसने दी हुई है उसको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। हाँ, जिसके पास बिल्कुल प्रॉपर्टी नहीं है, मकान अपना नहीं है, उसको परिवार को उसको छत उसके सिर पर हो, उसकी सहायता करना ये अति आवश्यक है। 1,80,000 रुपए की इनकम वाले जो लोग हैं जिनको हम BPL डिक्लेयर कर रहे हैं, पहले ये भी राशि 1,20,000 रुपये होती थी। अब हम इसको जैसे ही सर्वे पूरा हो जाएगा इस साल में हमारा, तो उसमें 1,80,000 रुपये BPL हो जाएगा। उस BPL के अंतर्गत उनको जो सुविधाएं देनी है सबसे पहले इनको देंगे। पीछे एक थोड़ा विवाद हो गया था कि पत्रकारों को भी सुविधा दी जाए, हमने कह दिया अभी 1,80,000 वाले आ जाओ, बाकी छोड़ दो। तो खैर हमने फिर 81 लाख हमने भी विड्रा कर लिया, कोई बात नहीं है, पत्रकारों को तो सबको दे दो। बहुत सी चीजें ऐसी है बिना लिमिट लगाए ये दी है, लेकिन सही मायने में अंत्योदय की भावना यही है कि जो गरीब है उसकी सहायता होनी चाहिए, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो आम आदमी है। जो गरीब है उसका पहला अधिकार है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय की कंसेप्ट हमारे सामने रखी थी। अंतिम का उदय ये लक्ष्य प्राप्त करना है, और जब अंतिम के उदय की भावना सबके मन में रहेगी फिर किसी को तकलीफ नहीं होती। हर किसी को लगता है ये डिजर्व करता है, और जो डिजर्विंग आदमी को चीज मिलती है, नॉन डिजर्विंग की इच्छा भी करता है, तब भी उसको तकलीफ नहीं होती है। 1 मिनट सोचता है कि मुझे मिल जाती तो अच्छा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मिली है तो इसको मिलनी चाहिए थी। और अगर नॉन डिजर्विंग को मिल जाए तो जो डिजर्व करने वाले जितने होते हैं उनको तकलीफ बहुत होती है कि यही है सरकार का दामाद, सब कुछ ले जाता है। ऐसी गालियां ऐसे लोगों को पड़ती हैं जो लोग बिना पात्रता के और चीजों को ले जाते हैं। तो हमने इसी प्रकार से
किसानों के कल्याण के लिए जो बातें की हैं, कृषि पर सब्सिडी, देश भर में जितनी सब्सिडी किसी भी प्रांत में सबसे ज्यादा सब्सिडी हम दे रहे हैं किसानों को, चाहे उनके हथियार हों, चाहे छोटे हों बड़े हों, सब पर दे रहे हैं। खाद पर सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट जितना देती है वो देती है। हम इस पर धीरे धीरे ला रहे हैं कि आप लोग नेचुरल खेती के ऊपर आओ, ये एक अभियान चला रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती के ऊपर आओ, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर के द्वारा जो खेती पैदा होती है इसका बहुत बड़ा एक नुकसान। भूख लगती है, खाना तो हमने है, रोटी हर किसी को खानी है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक खेती के गेहूं की या सब्जी का उपयोग करेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। आज ये सबसे ज्यादा जो कैंसर की बीमारी सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है, ये दूषित पानी या दूषित खाद्यान्न, ये इसके कारण से बढ़ रहा है। ये आपका जो बठिंडा का एरिया है जिसमें इतना कैंसर हो गया है, कैंसर, वहां से एक ट्रेन चलती है बठिंडा से बीकानेर तक, उसका नाम है क्या? कैंसर ट्रेन, क्योंकि कैंसर के इलाज के लिए जाते हैं बीकानेर लोग, भर के जाती हो। तो ये कैंसर की महामारी जो है ये खाने पीने की जो अशुद्ध चीजें हैं इसके कारण से है। ये केमिकल के खाद हमने चलवाए तो इसलिए, लगाए तो इसलिए, देश में दुनिया भर में चले। जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, खाद्यान्न कम पड़ गया, इसकी मात्रा बढ़ानी है, तो फिर ये केमिकल फर्टिलाइजर की इजाद हुई। बजाय देसी खाद डालने के ये डाल करके जो हमारा 10 क्विंटल होता था उसको 20 क्विंटल 25 क्विंटल तक हम ले गए। लेकिन आज नेचुरल खेती के ऐसे ऐसे प्रावधान आ गए हैं कि वही खाद्यान्न हम 20-25 क्विंटल उससे भी ले सकते हैं। लेकिन किसान धीरे धीरे आ रहा है, एकदम जल्दी नहीं आ रहा। तो इसलिए किसानों को हम सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और किसानों को भी कह रहे हैं कि जो कैश क्रॉप्स हैं उनकी बुआई करो, जिसमें कैश ज़्यादा मिले, इनकम ज़्यादा हो। ये जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं, अभी हरियाणा में लगभग 550 हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। इनसे जब बात करते हैं, 1 एकड़ का 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए भी इनकम कमाता है। और ये जो सामान्य किसान है जो केवल परंपरागत तरीके से खेती करता है, 30,000 से ज़्यादा नहीं कमा पाता है, गैप बहुत है। तो उसके लिए हमने अलग सी योजना बनाई है कि जो प्रगतिशील किसान है उनकी सम्मान योजना, कि उनको पैसा, अपने जैसे 10 किसान और बनाओ तो उनका अलग से पैसा देंगे। 500 हैं, 10 और बनाएंगे, 5,000 तो बनेंगे। और अच्छी अच्छी उनके पास पद्धतियां हैं, उससे कर रहे हैं। एफपीओज जो प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओज बनाए, इसमें सरकार की ओर से पैसा बहुत दिया जाता है। हमारे यहाँ लगभग 500 एफपीओज अभी चल रहे हैं, 1500 और इस साल बढ़ाने वाले हैं। ये एक कोऑपरेटिव सिस्टम है ताकि अपनी फसल बो करके और मार्केट को अपने ढंग से वो करें, ताकि कहीं रिटेल शोरूम भी उन्होंने बनाना है तो अपने ढंग से बना करके उसको करें। बहुत अच्छा प्रयोग चल रहा है। तो एफपीओज का प्रयोग कोऑपरेटिव खेती के नाते, कोऑपरेटिव मार्केटिंग के नाते ये सब हम कर रहे हैं। जो मंडियों से पैसा दिया जाता है किसान को सीधा, ये भी एक बड़ा क्रांतिकारी कदम, हालांकि इसमें केंद्र सरकार का भी आग्रह था, एफसीआई का भी, हमने उसको लागू किया। सबसे पहले हरियाणा ने लागू किया, फिर पंजाब को लागू करना पड़ा। एफसीआई ने कह दिया नहीं आप करोगे तो आपके यहाँ प्रोक्योरमेंट नहीं होगी। तो सीधा पैसा अब किसान के खाते में जाता, जो उसने लाखों रुपया खाते में कभी देखा नहीं था। पैसा उसका आड़ती ले जाता था, मर्जी से देता था, पैसे देना, इन काइंड देना, उसके घर में काम करवाना, जो कुछ करता था वो अपने ढंग से काम करता था। लेकिन किसान की आय, अगर ये सीधा पैसा जाएगा और ठीक से उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा तो कम से कम 20-25% आमदनी तो किसान की इसमें बढ़ती है। किसान की डबल आय करने का जो एक मिशन है उसमें ये एक प्रकार से काम आएगा। फिर हमने जितने तालाब हैं उन तालाबों को ठीक करने के लिए 14,000 तालाब है हरियाणा में, उनको ठीक करने के लिए तालाब अथॉरिटी बनाई अलग से। पहले बड़े बड़े तालाब, दूषित तालाब, ओवरफ्लो करने वाले, इनको ठीक करो। बाद में फिर सामान्य तालाब उनकी खुदाई करानी है वो कराओ, जिनमें पानी नहीं पहुंचता उनमें पानी डालो। तीनों श्रेणियां हैं तालाबों की हरियाणा में। दक्षिण हरियाणा में कुछ है, मध्य हरियाणा में कुछ है, इधर ऊपर हरियाणा में कुछ और है। तो बड़े बड़े तालाब बड़े बड़े गाँव में भी हैं। तो ऐसे उनको सबको ठीक करना। महाग्राम योजना के अंतर्गत हमने जो लगभग 150 गाँव, 135-140 गाँव हैं, इनमें सीवरेज की व्यवस्था, और फिर एसटीपीज, फिर उस प्रकार के जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उसके माध्यम से उस पानी को दोबारा से सिंचाई में उपयोग करना, ताकि वो वेस्ट पानी ना जाए, रीयूज, रिसाइकल। तो इस योजना से भी हम चल रहे हैं। सूक्ष्म सिंचाई का मैंने आपको बताया ही है कि अब सूक्ष्म सिंचाई के अगर कोई लगाएंगे, व्यवस्था करेंगे, उसी को बिजली का कनेक्शन देंगे।
बिजली के कनेक्शन की मारामारी रहती है, ट्यूबवेल से पानी नीचे से खींचते हैं। पानी सूक्ष्म सिंचाई के कारण से जितनी फसल हमारी खुले सिंचाई में पानी का उपयोग होता है उससे 1/3 पानी लगता है सूक्ष्म सिंचाई में। तो पानी का प्रबंधन, और बल्कि इस पानी के प्रबंधन में तो हमें इस बार देश भर में पहला अवार्ड मिला है वाटर मैनेजमेंट का। जो डिपार्टमेंट है दिल्ली केंद्रीय सरकार का, उन्होंने पहला अवार्ड हमने दिया है कि जितने पानी के प्रबंधन में ठीक व्यवस्था हरियाणा कर रहा है लगातार, और जितना आग्रह बना हुआ है उसके कारण से उन्होंने उसको। इसी प्रकार शिक्षा को किस प्रकार से अच्छा किया जाए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये आई है। इसमें जो विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि देश भर में तो 2030 तक का टारगेट रखा है। हमने अपनी सारी यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर, सारे स्कूल की शिक्षा और प्राइवेट शिक्षा वाले सबको बुलाया है और आग्रह किया है कि इसको हम 2025 तक लागू करें। और हमने टारगेट रखा है कि शिक्षा व्यवस्था को बदलने में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाने में हम 2030 नहीं 2025 तक लागू करेंगे। आज मैं गवर्नर साहब को मिल के आया, बड़े नए गवर्नर अभी आए हैं, वो कहते आपने बहुत बढ़िया किया कि 5 साल पहले ही लागू कर रहे हैं। और इसमें कई प्रावधान किए हैं, जो मॉडल क्रैच हैं वो बनाए हैं, जो आंगनवाड़ियां हैं उनको प्ले वे स्कूल बना रहे हैं, यूनिवर्सिटीज 2 ऐसी हैं जहां KG to PG ये एक साथ एक ही जगह पर हम कर रहे हैं। सुपर 100 प्रोग्राम हमने किया है जिसके अंदर 4 सेंटर्स होंगे, जिसमें IIT और नीट जैसे एग्जाम में राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम हैं, उसमें हमारे जो सुपर 100 के 4 सेंटर हैं, इसमें पिछली बार भी 100 के लगभग यानी विद्यार्थी हैं उनका चयन हुआ है सीधे इस सेंटर से और IIT के एग्जाम में। यानी जो बच्चे अच्छी पढ़ाई में आगे बढ़ने लायक, खास करके जो गरीब बच्चे हैं जो फीस नहीं भर सकते हैं, उनको एडमिशन वहां कराते हैं और उनकी वहां पढ़ाई कराते हैं। खेलों का विषय तो अपने को पता ही है, हरियाणा खेलों का हब है। हम धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ा रहे हैं और जिस जगह पर जिस खेल की जरूरत है उसी का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। शाबाश तो हॉकी का ही करेंगे कि वो एरिया हॉकी का है। अगर फुटबॉल का कहीं करना है तो अंबाला में फुटबॉल का केंद्र, तो फुटबॉल ही करेंगे। कहीं कबड्डी का खेलने वाले युवक ज्यादा तो वहां कबड्डी का ही करेंगे। इसलिए खेल से एरिया वाइज उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके कोच, जो सुविधाएं हैं वो हम बढ़ा रहे हैं। इनाम की राशि सर्वाधिक है हमारी दुनिया में, 1 करोड़ रुपया ओलंपिक मेडल यानी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल 4 करोड़ रुपया, ब्रॉन्ज मेडल 2.5 करोड़ रुपया। इतनी राशि दुनिया में किसी भी कंट्री, प्रदेश तो छोड़ो, दुनिया का कोई कंट्री भी नहीं देता है। तो इसलिए इसकी ओर आकर्षण है, खेलों की ओर बना हुआ है। नौकरियां, इनकी पारदर्शिता अपने को पता है कि हमने नकल का खेल ये बंद किया है। पेपर लीक का प्रश्न आपकी तरफ से आएगा, है ना, लेकिन उस पर भी मैं और डिटेल में भी उतर दूंगा। दुर्घटनाएं कहीं भी हो जाती हैं, लेकिन दुर्घटना का कोई ना आगे हो, कोई अंधेरा मोड़ सड़क पर है तो उसको ठीक करो, उसके ऊपर कोई व्यवस्था ऐसी हो कि दुर्घटना आगे ना हो, ये तो हम करेंगे। लेकिन दुर्घटना हमने की है ये नहीं है। पिछली सरकारें दुर्घटनाएं करती थी जानबूझ के, घटनाओं को कोर्ट पकड़ता था। हम दुर्घटना हो जाए उसका इलाज भी स्वयं करते हैं। हमने 3 पेपर अपने आप रद्द किए हैं, कोर्ट ने रद्द नहीं किए। पिछली सरकारों में PTI कोर्ट ने रद्द किया, आर्ट एंड क्राफ्ट कोर्ट ने रद्द किया, कितने एग्जाम कोर्ट ने रद्द किए। JBT जो चुनाव जो हुआ एग्जाम, उसके अंदर कोर्ट के निर्देश हुए कि इनके दोबारा से थंब इंप्रेशन या हस्ताक्षर नमूने ये दोबारा से ले। जो खुद था उसको भर्ती करना, इंपर्सोनेशन में कोई आके बैठ गया, उसने पेपर दिया, उसको बाहर करो। तो ये सारे काम हम कोर्ट से बच करके कर रहे हैं। आगे हमने जो व्यवस्थाएं खड़ी की हैं वो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ग्रुप D के लिए, ग्रुप C के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, 3 साल में आप एग्जाम दे करके, एक बार एग्जाम देना है और उसका 3 साल तक आपकी मेरिट वो बनी रहेगी। और उसी में से बिना इंटरव्यू के ग्रुप D का जो एग्जाम होगा उसमें बिना इंटरव्यू के एग्जाम होंगे। ग्रुप C में भी जो 2 एग्जाम होंगे, इंटरव्यू नहीं होगा, बिना इंटरव्यू के उनकी नियुक्ति भर्ती होगी। ताकि ये जो इंटरव्यू में भ्रष्टाचार चलता है कि 5 के 15 नंबर करना और किसके करना किसके नहीं करना, और फिर जो गेम चलते हैं पर्ची खर्ची के, वो हमने सारे बंद कर दिए, आगे बिल्कुल नहीं होंगे। ट्रांसफर्स की भी ऑनलाइन पॉलिसी सभी डिपार्टमेंट में लागू कर दी है। और अब एक समय सा आएगा हमारे जितने ऑफिस हैं
वो ऑफिस भी सारे ई ऑफिस होंगे, कोई फाइल जो है उसकी ये नहीं चलेगी। और ये जो कभी कभी बीच में किस्से आते हैं कि फाइल ही गुम हो गई जी, उस फाइल को फिर लग करके दोबारा तैयार करने में जो खेल चलते हैं, अब वो खेल सारे बंद होंगे। उसके लिए निर्देश दे दिए हैं कि ई फाइल सिस्टम ये हम चालू करें। एक प्रकार से युवाओं में एक विश्वास बना है कि हमको अब पढ़ाई करने वाले को, योग्यता वाले को नौकरी मिल जाएगी। अब जो बैकडोर एंट्री है वो सारी बंद कर दी। जो ये पहले आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती करना, जिसको मर्जी भर्ती कर लेना, और बाद में रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाना, हमने आने के बाद कोई रेगुलराइजेशन पॉलिसी नहीं बनाई एक भी। आउटसोर्सिंग है तो आउटसोर्सिंग में ही रहेगा। और आउटसोर्सिंग में जो ठेकेदार थे, जो ठेकेदारों की आज भी शिकायतें मिलती हैं कि उसने इतने 1000 रुपये दे दिए तब नौकरी मिल गई, उसने इतने दे दिए, इतनी कमीशन ले रहे हैं, इतने महीने के पैसा ले रहे हैं, वो भी सब बंद करने के लिए हमने कौशल रोजगार निगम ये बनाया है। रूल्स बन रहे हैं बहुत जल्दी। अब ये आउटसोर्सिंग के भी उस कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लेंगे, ताकि वहां भी कोई सीक्वेंस, कोई सीनियोरिटी, कोई प्रायोरिटी ये तय की जा सके, एक सिस्टम बन जाए। ये नहीं कि मेरे डीसी रेट पर लगवा दो जी, मेरा ये करा दो जी, मेरा वो करा दो जी। आज भी वो खेल चलते हैं। तो सब चीज़ें एक दिन में तो होंगी नहीं। इन चीज़ों को ठीक करने के लिए एक चीज़ हमने, जो ये नकल वाला विषय है, इस पर एंटी कॉपिंग बिल इसी विधानसभा में बना दिया है कि अब कोई कॉपिंग करने वाला अगर कोई इस प्रकार का खेल खेलेगा तो 7 से 10 साल तक की सजा है। और खुद भी कॉपिंग करता हुआ कोई पकड़ा जाएगा, उसको भी कम से कम 2 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। जुर्माना लगेगा वो अलग। तो इसलिए कॉपिंग से उसमें करेक्टिव मेजर्स भी अपनाने हैं और कुछ प्रिवेंटिव भी, डेटरेंट भी, सख्ती भी, सजा भी, ये सब चीज हम कर रहे हैं ताकि व्यवस्था ठीक हो जाए। सुरक्षा, पुलिस की व्यवस्था मजबूत कर रहे हैं। महिलाओं की संख्या पुलिस में बढ़ा रहे हैं। अभी हमारा टारगेट है 15% महिलाओं की संख्या की जाए, क्योंकि महिला सुरक्षा में, महिलाओं का ही सुरक्षा बल में संख्या बढ़ना ये उसमें उपयोगी होगा। ये हमने पीछे करके देखा है, उस नाते से बहुत बड़ा। और अभी जो 112 सर्विस, 112 सर्विस जो हमने शुरू की है कि प्रदेश में कहीं भी कोई घटना हुई है, उसकी सूचना मिलने के 15 से 20 मिनट के अंदर उसको सुरक्षा व्यवस्था मिल जाए। 650 गाड़ियां इसमें लगा दी हैं और लगभग 16 या 16.5 मिनट एवरेज आ रही है। अब लोगों को इसकी सेवा मिलने लग गई है। हजारों लोगों को अभी इसी महीने, पिछले महीने हमने शुरू किया है। कब शुरू किया था? 12 अगस्त को। 12 अगस्त से आज अभी 28 दिन हुए हैं, 18 दिन हुए हैं। तो इन 18 दिनों में कई हजार लोगों ने उसकी सेवा का लाभ उठाया है और इसका हमको एक लाभ मिल रहा है। आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए जितने हमारे, एक तो आयुर्वेद यूनिवर्सिटी बना दी है, आयुर्वेद जितने कॉलेज डिस्पेंसरी हैं उसको खोल रहे हैं। और अब आयुर्वेद का एक मुख्य काम ये होता है, दवाई की बजाय उसको यानी प्रिकॉशनरी क्या क्या हो सकता है, इसके लिए एक कंसेप्ट है वेलनेस सेंटर्स। हरियाणा में लगभग 550 व्यायामशालाएं बनाई हैं। हर एक व्यायामशाला पर एक वेलनेस सेंटर होगा। उस वेलनेस सेंटर में आयुर्वेद के लोग होंगे, ताकि लोगों को बताएं, समझाएं कि खान पीन में ये व्यवस्था ध्यान रखनी है, योग करना है, शरीर को जितना भी व्यायाम, एक्सरसाइज करा सकते हैं जिसके कारण से आगे चल के बीमारी ना आए। ये एक बहुत बड़ा प्रकल्प हम शुरू कर रहे हैं। बीमारी आई, इलाज करना, दवाई देना, अस्पताल खोलना, ये एक विंग है। लेकिन बीमारी ना आए, कितने % लोग बीमार होते हैं, वो परसेंटेज घटती चली जाए, ये भी एक पैमाना है अपने समाज को एक उसकी तरक्की का। बीमार हुआ, उसका इलाज हुआ, ये एक अलग पहलू है। लेकिन बीमार नहीं हुआ, ये संख्या हमारी जितनी बढ़ेगी। जहां तक स्वास्थ्य सेवा की बात है, कोविड की 2 लहर सब आपने देखी हैं, बड़ी कठिनाई इसमें हुई है। तीसरी लहर के लिए भी हमारी पूरी तैयारी है, किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ऑक्सीजन तक जहां तक विषय है, क्योंकि दूसरी लहर में ऑक्सीजन ही सबसे बड़ा संकट आया था, उसमें हमने PSCs जो बड़े हॉस्पिटल है सब में अपने ऑक्सीजन के प्लांट लग गए हैं। अब जो नीचे 50 बेड के हॉस्पिटल्स हैं वहां तक भी 100 यानी लगभग 130 लगभग ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां PSC लग रहे हैं इस समय, और वो लगाया जाना अनिवार्य कर दिया है। आने वाले समय में 2-3 महीने में सारे के सारे लग जाएंगे, ताकि कहीं भी ऑक्सीजन की जो समस्या पहले आई थी वो ऑक्सीजन की समस्या ना आए।
और ऑक्सीजन की समस्या वास्तव में पर्यावरण के कारण से भी आई। अगर पर्यावरण को हम शुद्ध रखें, ऑक्सीजन के जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा लगाएं, इसकी ओर हमारा वन विभाग, पर्यावरण विभाग पूरा इस पर सावधानी बरत रहा है। यानी कई प्रकार के काम पर्यावरण विभाग ने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किए हैं। 3 करोड़ पौधे नए लगाना, हर शहर में, गांव में एक ऑक्सी वन, यानी जो वन लगेगा 5 एकड़ से 100 एकड़ उसका रेंज रखा है, उसका नाम ऑक्सी वन रखेंगे कि ऑक्सीजन देने वाला काम है ये। और तो और जो 75 साल पुराने पेड़ हैं, उन पेड़ों की उनको सम्मान बढ़ाया जाए। उनका 75 साल उन्होंने हमारी मानवता है, उनको प्राणवायु देवता पेंशन 25 रुपया साल का ये हम दे रहे हैं। तो उस पेड़ की अब रक्षा सुरक्षा करेगा, व्यक्ति करे, संस्था करे, ग्राम पंचायत करे, कोई करे, उसको 25 रुपया साल का दिया जाएगा, ताकि उस पेड़ के इर्द गिर्द कोई बाउंड्री लगानी है, कोई वहाँ कोई छाया के नीचे कोई बेंच बनाने हैं, पानी, खाद, कोई भी चीज़ देनी है, या उस पेड़ की ज़रा सफाई सुंदरता करनी है, 25 रुपया साल का ये उसके लिए ये दिया जाएगा। उद्योग, हमने एमएसएमई इसको बढ़ाने का एक प्रारंभ किया है, एक प्रोजेक्ट। एमएसएमई का अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया। बड़ी इंडस्ट्री से इसको अलग करो, घरेलू उद्योग है, छोटा है, और जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको ज़्यादा उसमें लगाया जाए। तो पिछले 7 साल में लगभग 2 लाख ऐसे उद्योग स्थापित हुए हैं एमएसएमई, जिसके अंदर 18 लाख लोगों को रोजगार मिला है। तो इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसका बहुत दिखावा नहीं होता। ये छोटे छोटे उद्योग होते हैं, एक उद्योग के साथ लगे रहते हैं, या घरों में रहते हैं, या छोटा इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसके अंदर होते हैं। तो इसका फैलाव बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। हमने इसी में एक्सपोर्ट हमारा बढ़े, इसके लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट क्या नाम रखा उसका, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तो वो हरियाणा ने अपना कोऑपरेशन डिपार्टमेंट हमने हरियाणा में अपना खड़ा किया है। ये कोई प्रदेश हमारा है जिसमें फॉरेस्ट का सीधा हम खड़ा कर रहे हैं, वरना हमारा जो कॉमर्स डिपार्टमेंट होता है सेंटर का, वही करता है फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट। तो फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट ये हमने हरियाणा में खड़ा किया। इससे हमारे एक्सपोर्ट को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन इसको करेंगे। अभी तक हमारा 85,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट है साल का, इसको इस साल 2 लाख करोड़ रुपए का हमारा एक्सपोर्ट हो जाए, ऐसा हमने इसका टारगेट रखा है। शहरों की बहुत बड़ी समस्या थी अवैध कॉलोनियां, उन अवैध कॉलोनियों को भी वैध करने का कार्यक्रम चल रहा है। 1200 कॉलोनियां बहुत जल्दी हम उसके नियम बना करके उनको वैध करने की घोषणा करेंगे। रजिस्ट्रेशन उनका हो चुका है, एक्ट उनका बन चुका है, अब केवल नियमावली बनते ही करेंगे। पहले भी हमने 600 कुछ कॉलोनियां जो अवैध कॉलोनियां वैध की थी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राय पूरा हो गया। इन नई कॉलोनियों को वैध करते ही आने वाले समय में इनमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम पूरा करेंगे। और जो ऐसे स्थान परिवारों के जो दादा ने किराएदार बना था, 20-30 साल 40 साल निकल गए, वो मालिक और कोई नहीं बन सकता था। हमने प्रावधान किया कि 20 साल पहले जो भी कोई लीज पर, किराए पर, म्यूनसिपैलिटी से आपने जमीन ली है, आप उसका इस रेट के हिसाब से पैसे जमा कराओ। फार्मूला बना दिया, दादा ने किराए पर लिया, पोता बनेगा मालिक। अब वो सब मालिक बनने जा रहे हैं। ये एक प्रावधान भी हमने सब किया है। नई अवैध कॉलोनियां न खड़ी हों, इसके लिए 7A लागू कर दिया कि एग्रीकल्चर जमीन 1 एकड़ से छोटा प्लॉट उसकी रजिस्ट्री ही नहीं होगी। हाँ, केवल NOC लेना पड़ेगा। अगर वास्तव में एग्रीकल्चर करना है 1 एकड़ से भी कम जमीन पर, तो एग्रीकल्चर करने के लिए NOC मिल सकता है, वरना कोई भी। अब हमने बहुत सस्ते दरों पर हमारा जो टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसने व्यवस्थाएं की है। दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना बहुत सस्ते दरों पर, और उनसे ली जाती है EDC और बाकी चार्जेस, ताकि महंगे मकान नहीं, सस्ते मकान भी प्लॉट काट करके आम आदमी ले सके, ताकि ये जो अवैध कॉलोनियां ना बने। हमारी पढ़ी लिखी हो गई हैं, उन पंचायतों में हमने अगले इलेक्शन में 50% का पार्टिसिपेशन महिलाओं का और 8% रिजर्वेशन BCA का, ये हमने किया है पहली बार। ये थोड़ा सा कोर्ट में फंसा है, जैसे ही क्लियर होगा
हम उसके हिसाब से इनके चुनाव भी सब करा देंगे। केएमपी एक दिल्ली की और हरियाणा के दोनों को मिलाकर के उसका लाभ हुआ, एक लाइफलाइन बनी है ट्रांसपोर्ट के लिए। अभी भी जैसे दिल्ली के रास्ते बंद हैं, लेकिन केएमपी के कारण से ही सारा उपयोग उसका हो रहा है। केएमपी के इर्द गिर्द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये भी सुनिश्चित है, उसके लिए हम नए शहर बसाने की बात भी कर रहे हैं, उसकी हम योजना बनाएंगे। केएमपी के साथ साथ हरियाणा ऑर्बिटल कॉरिडोर, रेल कॉरिडोर ये बनाया जा रहा है, ताकि पलवल से लेकर के और कुंडली तक केएमपी के साथ साथ एक फास्ट ट्रैक रेलवे लाइन का बने, ताकि कल को चंडीगढ़ के लिए शताब्दी भी जानी है तो इधर से जा करके दिल्ली छोड़ करके बाहर से बाहर चली जाए। तो ऐसा एक उसका 5000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट भी बन गया है। पंचकुला से बाहर, पंचकुला कह रहा हूँ, गुरुग्राम से बाहर गुरुग्राम जैसे शहर और विकसित हों, इसमें स्मार्ट सिटी फरीदाबाद है, करनाल है। अभी डेवलपमेंट अथॉरिटी हमने गुरुग्राम की बना दी है, फरीदाबाद की बना दी है। तो ऐसे ये 4-5 शहर एक साथ आगे चल करके हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, उसका भी विकास उसी प्रकार से हो। तो ऐसे कुछ अलग शहरों के ऊपर भी हमने ध्यान दिया है, ताकि हरियाणा को एक अच्छा स्वरूप मिल सके। गुरुग्राम पंचकुला के लिए तो स्पेशल हम एक इंटीग्रेटेड प्लान लेकर के आए हैं, ताकि वहाँ टूरिज्म के नाते बहुत स्कोप है। मोरनी है, पंचकुला है, उस सारे इलाके में पिछले दिनों में कार्यक्रम किया भी था। अभी आने वाली 27 सितंबर को कुछ प्रोजेक्ट्स वहाँ शुरू हो जाएंगे टूरिज्म के नाते से। तो टूरिस्ट है या सांस्कृतिक स्थानों का विकास है या संस्कृति के नाते बहुत चीज़ें हमने आगे बढ़ाई हैं, जैसे कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव, ऐसे ऐसे कार्यक्रम जिसका सारे दुनिया भर में उल्लेख हो रहा है। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड ये भी एक ऐसा विषय है जिसकी खोज चल रही है कि जो आदि बद्री से सरस्वती नदी निकली थी वो यहीं से होकर जाती थी, उसके दोनों साइड में इर्द गिर्द जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ साहित्य है उसका सृजन यहाँ हुआ। तो एक प्रकार से हमारा जो राखी गढ़ी का जैसे विषय है, ये भी देश और दुनिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, पुरानी सभ्यता। तो हमारे हरियाणा के जितने विषय हैं, मजदूर से लेकर के किसान हैं, युवा है, महिला है, फिर हमारा उद्योगपति है, व्यापार है, कोई वर्ग हमने छोड़ा नहीं है जिसकी समस्याओं की ओर हमने ध्यान नहीं दिया। मुख्य रूप से जैसा मैंने बताया कि हार्डवेयर को बनाते हुए सॉफ्टवेयर की आगे बढ़ें, व्यवस्थाएं खड़ी करें, सिस्टम्स बनाएं, भ्रष्टाचार को दूर करें, लोगों को अपने आप सुविधाएं उनके घर पर मिलें, गवर्नमेंट एट देयर डोर स्टेप, ये जो विषय कहते हैं उसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएं। ये सब पिछले 2500 दिनों से हम कर रहे हैं। हमको संतोष है कि हम जिस पथ पर चले थे काफ़ी बड़ा हमने इसमें कवर कर लिया है। बचे काम इन 3 सालों में करेंगे और उसके बाद भी बच जाएंगे तो अगले 5 साल में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री साहब, मित्रों को पूरी जानकारी मुख्यमंत्री जी ने दी। अब मैं महासचिव महोदय को बोलूँगा कि वो एक कर जो पत्रकारों ने क्वेश्चन पूछने हैं वो कार्रवाई शुरू करें। धन्यवाद। Before we start this question answer session, there's a request that हमारे जो फेलो इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट हैं वो पीछे खड़े हैं, तो जो भी हमारे साथी जो आगे बैठे हैं वो अपना सवाल प्लीज बैठ कर ही पूछें ताकि उनके लिए भी कोई इंटरप्शन ना हो। और स्लिप्स आपकी सभी की आ चुकी हैं, सो आई गो बाय टर्न। सो आई एम स्टार्टिंग विद वैशाली चौधरी, PTC न्यूज़। माइक लेके थोड़ा आगे आ जाओ। ये पीछे नेक्स्ट कर लो। मनवीर सैनी, टाइम्स ऑफ इंडिया। मनवीर जी मेरे पीछे क्या नाम है? सर आगे आ जाओ आगे आ जाओ। मनवीर जी मैं आपको जानता हूँ, आप जहाँ से मर्जी बोल लो। सर ये अभी आपने बात की कि ठेका प्रथा को खत्म किया, लेकिन कुछ एक जगह पे हेल्थ में, एजुकेशन में अभी भी कुछ एक इंसिडेंट्स आ रहे हैं जहाँ पे ठेका प्रथा के अंदर करप्शन की बात चल रही है। इसके बारे में क्या कदम उठाए हैं? देखिए मनवीर जी, मैंने अब इसको डिनाई नहीं किया है। हमने ये अभी निगम बनाया है, इस निगम की नियम बन रहे हैं, इसकी निश्चित डेट से लागू करेंगे। जिस दिन डेट से लागू करेंगे उसके बाद फिर
नए ठेकेदारों के माध्यम से हम कोई काम नहीं करेंगे। एक विचार करने का ज़रूर शेष है कि जो पहले से लगे हुए पुराने ठेकेदारों के माध्यम से उनको हमको ऑप्शन देनी पड़ेगी, क्योंकि एकदम अगर सारे का सारा हम चेंज करते हैं तो लाखों लोग उन ठेकेदारों के माध्यम से पहले लगे हुए हैं। ऑल ऑफ ए सडन करेंगे तो बहुत बड़ा विरोध ठेकेदारों की तरफ से भी आएगा, बाकी सब भी आएगा। इसको फेजेज में आगे करेंगे, उसके सारे नियम बन रहे हैं, ताकि हम भी उसकी प्रायोरिटी बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? आखिर अगर हमने एग्ज़ाम ले लिया उनका, जैसे एचपीएससी में या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में होता है, फिर तो रेगुलर ही हो जाएंगे। वो तो क्या है कि एक आउटसोर्सिंग एक एजेंसी के माध्यम से, एजेंसी की जो प्रायोरिटी होती है उनसे बुलाएंगे और जिनको लेना होगा लेंगे। लेकिन ये अभी अंडर प्रोसेस है, कोई पिछला सारा ठीक हो गया है इसका मेरा अभी कोई ऐसा दावा नहीं है। मिस्टर वीपी प्रभाकर, वेटरन जर्नलिस्ट, चंडीगढ़ प्रेस क्लब के सीनियर जर्नलिस्ट वीपी प्रभाकर जी। Sir, are you thinking of introducing bus passenger insurance कौन सा इंश्योरेंस? on the lines of Himachal Pradesh? ऐसा कि इंश्योरेंस के मामले में हमने जो अभी परिवार पहचान पत्र बनाया है, उसमें एक योजना बनाई है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। उस मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में 6,000 रुपया हर गरीब परिवार को उनके जो इस प्रकार की सर्विसेज हैं उनके प्रीमियम के लिए दिया गया है। और उसमें 2 तरह की जो बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना, जिसके अंदर 12 रुपये प्रति व्यक्ति और 330 रुपया प्रति व्यक्ति के प्रीमियम है। एज तय है उसकी कि 330 रुपया जो है वो है 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक के लिए, और जो 12 रुपये वाला है 18 साल से लेकर 70 वर्ष के लिए। ये सबका प्रीमियम सरकार देगी। तो ये योजना भी जैसा मैंने बताया परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ी हुई है। उसमें जब इनका प्रीमियम सरकार दे देगी तो 1,80,000 रुपये तक वाले परिवारों का तो बीमा 2 लाख का अपने आप हो जाएगा। और इससे पहले पिछले सालों में ये चलती थी कि रोडवेज की ओर से रोडवेज के सभी यात्रियों की एक बीमा राशि उनको दी जाती थी। लेकिन उसमें बाद में ध्यान में आया कि बीमा की जो प्रीमियम राशि बहुत अधिक है, लेकिन अगर सीधा उनको डायरेक्ट हम कोई 2-2 लाख रुपया देते हैं तो वो राशि बहुत कम पड़ती है, इसलिए वो डिसकंटिन्यू हुआ। हमने वो 2 लाख रुपया ऐसा सड़क सुरक्षा के नाते जो एक्सीडेंट होता तो उनको स्वयं देते हैं। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र में जो मेले लगते हैं, इन मेलों का भी जो आगंतुक हैं उनकी एक बीमा उनका सबका सामूहिक कराया जाता है डिप्टी कमिश्नर के द्वारा। और उस उत्सव के दिनों में यदि डेथ होती है तो वो पैसा कंपनी यानी बीमा कंपनी देती है। अगला प्रश्न है हरमिंदर सिंह नागपाल, चढ़ी कला से। माइक दो। सीएम सर, सारियां ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। अजय पत्रकारों वास्ते बहुत सारिया चीज़ा कर रहे हैं, एक एक करके जिन्नियां असीं करनियां सारियां हो जाण दिओ, फिर एक एक करके वधाना शुरू करांगे। नरेश कौशल जी। वैसे तो आप हमारे माननीय अतिथि हैं और आपने बहुत अच्छी बातें जो की हैं, खास करके आपने जो कहा है कि लाल डोरे की और बेटी बचाओ वाली बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपकी जो बातें हैं उनको आगे ला चुकी है, ये बहुत अच्छी बात है आपने की है। लेकिन एक पत्रकार के नाते सवाल हमारे जो होते हैं, दायित्व हमारा है, तो इसको अगर धृष्टता न माने तो मैं नहीं आपको कोई रियायत नहीं करनी है मेरे साथ जो आपके मन में पूछ डालो। आपने जो जन्माष्टमी की बात की है, बड़े मंदिरों में बड़ी लाइनें लगती हैं, बड़ा टाइम लगता है दर्शन करने में, लेकिन आज के डेमोक्रेटिक माहौल में हमें अपने ही घर में रेड कारपेट की जगह खाकी कारपेट से गुजरकर बड़ी मुश्किल से मुरली मनोहर के दर्शन करने पड़े। इसके बारे में आज के दौर में आपका क्या कहना है? और इसी के साथ मेरे क्वेश्चन जुड़े हुए हैं कि सत्यपाल जो गवर्नर है मेघालय, उन्होंने आज के अखबारों की सुर्खियां हैं कि जो लाठीचार्ज हुआ है वो आपने करवाया। एक बात आप उसके उलट बात कहें। इसी तरह करनाल के जो जिलाधीश हैं वो कुछ कहते हैं
और एसडीएम ने जो कुछ किया वहाँ पे वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट की बात है। आज के मेरे जो ये माहौल है, ऐसे माहौल में जहाँ पे आपने इतने पॉजिटिव काम किए, इन सब के चलते हुए ऐसे डेमोक्रेटिक माहौल में जहाँ के हमें भी इस तरह से आना पड़ा और हरियाणा में भी जो पोजीशन को मुश्किलें आ रही हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि इतने काम करने के बावजूद भी आपकी जो लोकप्रियता है होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे इतना विरोध और यहाँ पे हमें आने में भी इतनी कठिनाई? देखिए, अब ये लोकप्रियता किसकी कितनी है, ये तो एक ऐसा विषय है कि जिसके ऊपर ना कुछ आप कह सकते हैं, ना मैं कह सकता, ना कोई और अगर कहना शुरू करेंगे तो विवाद के घेरे में फंसेंगे। 1% से लेकर 99% तक कोई कुछ भी कहेगा। तो इसलिए लोकप्रियता का पैमाना तो होता है कि जब जनमत संग्रह होता है किसी पर, यानी चुनाव होते हैं, चुनाव के समय कब क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज़ें सामने जब आएंगी तो आपके सामने भी आएंगी, हमारे सामने भी आएंगी। जहाँ तक विषय है करनाल वाली घटना का, तो घटना जो हुई आप लोगों ने सारे उसके विजुअल्स ये सब देखे हैं और एक उसमें ऑडियो भी आपने सुनी है। मैंने भी सुनी है, तो सुने हुए आधार पर मैं कह सकता हूँ, पहली बात तो ये कह सकता हूँ कि वहाँ एक पार्टी की हमारी मीटिंग थी प्रदेश स्तर की, जिसमें सभी एमएलए बुलाए थे, सभी मंत्री बुलाए थे, सांसद बुलाए थे, मैं भी वहाँ था, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी थे। लगभग वो 200 लोगों की एक मीटिंग थी और प्री अरेंज्ड मीटिंग थी, एकदम तो वो गए नहीं हैं। लेकिन ये जो विरोध करने, एक दिन पहले योजना बनाई कि हम ये मीटिंग नहीं होने देंगे, हम इस मीटिंग का विरोध करेंगे। पहली बात तो इसी में है कि हमारे देश में संवैधानिक तरीके से जो लोकतंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए, वो लोकतंत्र की व्यवस्था सबको पालन करना चाहिए और प्रशासन को, शासन को उस लोकतंत्र की व्यवस्था को बहाल करना उनकी जिम्मेदारी होती है। तो आखिर कोई विरोध करेगा हमारी मीटिंग का तो उसको क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है। बल्कि एक महीना भर पहले 2 जगह पर तो ये समझौता हुआ, यानी इन आंदोलनकारियों के और प्रशासन के बीच में, हम कहीं नहीं थे, लेकिन प्रशासन ने अपने तरीके से उनसे बातचीत करके एक रिटर्न का उनका एग्रीमेंट है कि हम अपना जो प्रदर्शन करेंगे वो लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। इसमें नारे बोलने की छूट उनको है, झंडी दिखाने, काली झंडी दिखाने की छूट है, लेकिन किसी का रास्ता रोकना या किसी के काम में व्यवधान डालना, ये उसमें कहीं नहीं है। ये एक समझौता हो चुका था, उसके बाद भी लगातार कर ही रहे हैं 1-1.5 महीने से। इसके बाद ये घटना होना कि हम किसी को जाने नहीं देंगे, वहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष को रोका गया, काले झंडे दिखाएं को रोकना। फिर बीच में सिरसा में घटना हुई जब डिप्टी स्पीकर की गाड़ी को तोड़ा गया, ये लोकतंत्र के विरोध में है। लोकतंत्र की सुरक्षा करना शासन, प्रशासन, गवर्नर सबका काम है। तो वहाँ पर सब आदेश दिए जाते हैं सुरक्षा एजेंसियों को भी, और जिनके जिम्मे काम होता है कि यहाँ कोई भी आदमी आना जाए, आना नहीं चाहिए, उसको हर तरीके से रोकना है। अब वो जो वीडियो ऑडियो सुनी है उसमें शब्दों का चयन उस अधिकारी का ठीक नहीं है। मतलब इसमें मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि सख्ती करना तो उनका काम है, लेकिन शब्दों का चयन संभल के करना चाहिए। और जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फोर्सेस काम करती हैं तो क्या क्या नहीं होता है, सारी सख्ती प्रयोग की जाती है। प्रश्न ये नहीं है कार्रवाई हो गया नहीं है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन पहले देखेगा, हम बाद में देखेंगे उनके उसमें कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, वो सारी जानकारी डीजीपी कर रहे हैं और वो जो रिपोर्ट देंगे उस हिसाब से हम करेंगे। मैं ही कह रहा हूँ कि उनको ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन सख्ती नहीं बरतनी चाहिए थी, ये तो नहीं है। सख्ती तो लोकतंत्र को मेंटेन करने के लिए करनी चाहिए थी। अब आप यहाँ आए हैं, अगर आपको किसी को कोई आपको सुरक्षित यहाँ पहुँचने ना देता तो आप ही कहते कि मेरा अधिकार आने का, क्यों नहीं आने दिया गया। आज जो कॉल दी गई है, आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं यहाँ आया, ना आपका इसमें रोल ना मेरा रोल, लेकिन कोई ये कहे कि नहीं तो हम तो व्यवधान डालेंगे, मुख्यमंत्री को वहाँ नहीं जाने देंगे, क्या इसको आप ठीक मानते हैं? नहीं ना मानते, उसमें दोष ना आपका ना मेरा है। फिर भी आप मेरे से पूछ रहे हैं कि कितना कठिन होकर आना पड़ा। तो ये तो उनको समझाना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक तरीके से चलें। कोई बहुत बड़ा लाभ इस आंदोलन को इस प्रकार से चलाने का उनका नहीं हो रहा, ये मैं उनको चेतावनी दे रहा हूँ कि उनको लाभ नहीं हो रहा, उनको नुकसान हो रहा है, समाज उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या नहीं है। आप जो जनमत लोकमत की बात करते हैं, मुझे भी पता है जनमत का कि कल से मुझे जो फ़ोन आ रहे हैं कि इनको सख्ती से निपटो। अब हम चाहते हैं नहीं, वो हमारे अपने लोग हैं,
अपने लोग भी जब बिगड़ जाए, घर में बालक होता है वो भी तो घर का होने के बाद भी बिगड़ जाता है कई बार। तो कोई घर का जो बड़ा होता है वो उस बालक को एक सीमा में तो उसके साथ व्यवहार किया जाता है ना। अब वो सीमा बदलती रहती है। एक सीमा ऐसी थी कि बाप जो है बेटे को थप्पड़ भी मारता था, लाठी भी मारता था और अच्छी सज़ा दे करके अंदर कमरे में बंद कर देता था कि ये काम कर, नहीं तब छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं। आज तो कोई माँ बाप ये नहीं कर सकता। आज तो ऐसी ऐसी कहानियाँ कोई माँ बाप बेटे के साथ कर दे, बेटा जाके मानवाधिकार में खड़ा हो जाता है। तो ये समय समय पर चीज़ें बदलती रहती हैं। इसमें कोई बहुत मुझे लगता है ये चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन ये वातावरण बनाने का काम है। हम और आप सब मिलकर वातावरण बनाएं। इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है वातावरण बनाने में। अगर उस वातावरण को बनाएंगे कि लोकतंत्र की सुरक्षा ये सबका अधिकार है, राइट टू स्पीच सबका अधिकार है, लेकिन किसी के काम में हिंड्रेंस पैदा करना यह किसी का अधिकार नहीं है। मैं हवा में मुक्का चलाता हूँ, मानो ये करते करते यूँ करता हूँ और थोड़ा नज़दीक जा करके और यहाँ इनके नाक पर चला जाए तो मेरा अधिकार है क्या? इनके नाक को मुक्का नहीं मार सकता मैं, हवा में चला सकता हूँ। तो देर आर लिमिटेशंस ऑफ एवरी फ्रीडम, देर इज़ नो एब्सोल्यूट फ्रीडम। इस नाते से हमको सबको एक वातावरण बनाना चाहिए। लोकतंत्र में हर कोई अपना काम करे, प्रदर्शन करें, बोलें, भाषण दें, झंडा दिखाएं, उनका विरोध दर्ज कराएं, लेकिन हम किसी का काम जब तक हमने भी इसलिए ठीक करो, वरना इन्होंने क्या नहीं किया, उसी स्थान पर जहाँ ये घटना हुई है उसी स्थान पर इन्होंने मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। वो घटना है ना, और मैंने उसको संभाला कि नहीं आज ऐसा वातावरण है, मुझे अपना हेलीकॉप्टर उतारना ही नहीं है यहाँ। और मानो मैं कहता कि नहीं उतारो और पुलिस को आदेश हो जाते सख्ती से निपटो, तो क्या होता उस दिन? कुछ घटना हो सकती थी ना। तो इसलिए हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि हम जिम्मेवारी के नाते से चीज़ों को आगे बढ़ाएं। हाँ, उनकी तकलीफ़ें हैं, और वो तकलीफ़ें कोई हरियाणा सरकार से नहीं है। उनकी तकलीफ़ें मानो केंद्रीय कानून है, कोई भी बात करें तो समझ में आता है, लेकिन हरियाणा सरकार के नाते से उनका कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और हरियाणा को उन्होंने बहुत गलत चुन लिया है इस आंदोलन का, और इसमें पंजाब का हाथ है। पंजाब के पत्रकार मित्र बैठे हैं, इसमें पंजाब के सरकार के लोगों का हाथ है। वरना राज्यपाल जाकर के मुख्यमंत्री को इस प्रकार से लड्डू खिलाते हुए नहीं दिखता। मैं कुछ कड़वी सच्चाई बोल रहा हूँ। चलिए, प्रदीप शर्मा जी, डॉक्टर व्यू से। नमस्कार सर, 2500 दिन आपने पूरे के सर बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरी तरफ भी मेरे ख्याल 660 दिन आपने 600 दिन पर आप आए थे ना। तो सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सिंपल सा है। 1.5 साल तो कोरोना में चला गया, टीम मनोहर की परफॉर्मेंस परसेप्शन लोगों में है, कैप्टन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी सर है और भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और ये परसेप्शन है कि कुछ प्लेयर्स की जो टीम मनोहर की है परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं है। सर ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, कैप्टन जी शक्ल का मुद्दा कई बार उठा, कई बार वो ठपा। तो सर क्या उसमें लेटेस्ट क्या है कि कुछ प्लेयर टीम में आने के लिए बड़े आतुर हैं और कुछ को निकालना भी बड़ा पड़ सकता है टीम से बाहर, तो आप सर क्या कहें? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो परफॉर्मेंस का पैमाना कभी भी 2 साल का आंका नहीं जाता है किसी भी टीम का। पूरा पीरियड होता है, 5 साल होता है। कोई एक फुटबॉल का, हॉकी का मैच होता है ना, उसमें भी कौन से क्षणों का इंतज़ार करते हैं, आखिर में कौन गोल कर जाए, हैं, आखिर में कौन जीत जाए, उसकी छवि क्या बनती है। कई बार तो आखिर में उल्टा पुल्टा हो जाता है, होता है ना। हमारे 5 साल हैं, पहले 5 साल की छवि और फिर ये 5 साल पूरे हो जाएंगे तब छवि, दोनों मिला के देख लेना। हमने पिछली बार भी वोट संग्रह में गेन किया है 5 साल में। 36% से 33% से हम 36% पर आए थे, हमारी अकेले की पार्टी। ये ठीक है कि सीटें हमारी 6 कम हो गई, 46 से हम 40 पर रह गए, हम गठबंधन में आए। इस बार भी हम अपनी छवि के आधार पर जनमत में बढ़ावा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और जब टीम का होता है तो फिर टीम के नाते हमको काम करना होता है।
उसमें कोई थोड़ा काम कम करे, ज़्यादा करे, ये सारी चीज़ें चलती हैं। एक सामूहिकता में सबका काम एक जैसा भी नहीं होता, एक जैसे विभाग भी नहीं होते, एक जैसी अपेक्षा भी सबसे नहीं की जा सकती। और बाकी बातें जहाँ तक है एक्सपेंशन की, 2 सीटें अभी खाली हैं, और जब 2 खाली हैं, हर किसी को पता है इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकते, लेकिन ये पूरी करनी है, तो इच्छा सबकी होती है कि हाँ जल्दी एक्सपेंशन हो जाए, हमारी बारी आ जाए। तो इसमें कोई इच्छा रखने में कोई कठिनाई नहीं है, दिक्कत नहीं है, रहनी चाहिए। कब करना है, ये पार्टी का कुल मिला करके एक नेतृत्व का काम होता है, उसमें केंद्रीय नेतृत्व भी होता है, प्रदेश भी होता है, पार्टी के लोग भी होते हैं, सरकार के भी होते हैं, सब मिल करके योग्य समय के ऊपर जब भी करना होगा करेंगे। कोई इसका कारण से बहुत बड़ा सरकार में कोई अंतर पड़ रहा है, काम में अंतर पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। अभी विभाग 12 मंत्रियों के पास है, फिर यही विभाग 14 मंत्रियों के पास हो जाएंगे। कोई 1-2 मंत्रियों का 1-2 विभाग कम होकर के उनके पास चला जाएगा, इसलिए कोई बड़ा अंतर पड़ने वाला नहीं है। जो काम होता है वो मंत्रियों के साथ साथ प्रशासनिक स्तर पर भी होता है। प्रशासन में हमारी सारा सिस्टम जो है वो अपने ढंग से सब सेट है, सब लगे हुए हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं है। बहुत अधिकारी भी दिन रात एक करके चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं कठिनाई नहीं है। इसलिए हमारी स्टेट की स्टेबिलिटी, काम में गति, हाँ कोरोना के कारण से एक बाधा आई है, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है मानने की, बल्कि इस कोरोना पीरियड को तो हमने बहुत सी व्यवस्थाओं में, पेमेंट्स में, इसमें उसमें 6 महीने, कहीं दूसरी बार 6 महीने, कहीं 3 महीने 0 पीरियड माना है। कहीं जैसे कोर्ट केस होता है उसको 0 पीरियड मान लिया जाता है तो उसकी छूट दी जाती है। मैं तो ये भी कहूँगा कि चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि इस देश भर में एक 6 महीने 0 पीरियड मान करके सब चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। काम करने का 5 साल का पूरा मौका हमें मिलना चाहिए। अनिल मोर जी, खबरें अभी तक। सर आपने 2500 दिनों का जिक्र किया, 5 साल अलग थे, 2 साल ये अलग है। इन 2 सालों में आपको कहीं लगा कि क्योंकि जो गठबंधन आप लोगों का हुआ था, जरूरत का था, वो मजबूरी का गठबंधन था, कहीं फैसलों में आपको लगा कि कुछ फैसले फिलहाल मजबूरी में लेने पड़ रहे, अकेले होते तो अलग बात होती, और आपने कहा कि आप अगले 5 साल की तैयारी कर रहे हो। अगले 5 साल की तैयारी अकेले बीजेपी की है या उस तरीके से तैयारी? देखिए, ये परिस्थितियों के अनुकूल चीज़ें होती हैं। जब हमने चुनाव लड़ा था उस समय तो हमने क्लेम किया था कि हम तो अकेले सरकार बनाएंगे, 75 सीटें लेके आएंगे, लेकिन ये तो जनता है, अब जनता क्या देती है ये तो उसके हाथ में, हमारे हाथ में है नहीं। और फिर बाद में ये है कि लोकतंत्र में एक बहुमत से सरकार बनाना ही होता है, तो बहुमत चाहिए। उसी में से रिजल्ट निकला है कि हमने एक गठबंधन किया है, और गठबंधन जब किया जाता है उसमें कुछ पता नहीं होता कि कैसे चलेगा, लेकिन समय के हिसाब से, अब जैसे शादी होती है ना, अब मुझे अनुभव नहीं है, आपको तो है कि वो शुरू में ही तकलीफ होती है 2-4-6 महीने की, उसके बाद फिर रम जाता है, बस जाता है, सारा कुछ हो जाता है, तो फिर नॉर्मलाइजेशन हो जाती। तो अब नॉर्मल हो गई है सारी चीज़ें, कोई कठिनाई नहीं है। हमारी बातें उनको ध्यान में आ रही है, उनकी बातें हमें ध्यान में आ रही हैं, और दोनों के मैनिफेस्टो में जो जो बातें लिखी हुई सब पूरा करते जा रहे हैं। बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं है, और ये इस प्रकार से गठबंधन चलते चलते अब आगे 3 साल के बाद परिस्थितियाँ क्या बनेंगी, हम तो यही कह रहे हैं कि अच्छी रहेंगी, अच्छी बनेंगी। और ये गठबंधन है लगातार, क्योंकि पहले भी गठबंधन की सरकारें लगातार यहाँ चली हैं, और इस परिवार की और हमारे तो बहुत बड़े अनुभव पुराने गठबंधन के हैं ही बने हुए, चाहे देवला जी से लेकर के, और बाद में भी लगातार चले, अभी चल रहे हैं। तो गठबंधन में हमें कोई कठिनाई नहीं है। नाम 2 अलग अलग हैं, सरकार एक है, और एक सरकार के नाते मिल करके हम चल रहे हैं। डॉक्टर सुरेंद्र दिमाग, दैनिक सवेरा। एक तो काफी जवाब तो आपका आ गया था, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पॉइंट मुझे और क्लैरिफाई करने की जरूरत लगती है मुझे, कि जिस तरीके का रोक टोल प्लाजा भी की थी, प्रदेश अध्यक्ष को रोका गया था और काफी सुरक्षा में उनको निकाला गया, इस तरीके की घटनाएं, क्योंकि बीजेपी के नेता भी बाहर जाएंगे, आप भी बाहर जाएंगे, डिप्टी सीएम भी जाएंगे, मंत्री भी जाएंगे, और 2 घंटे में उस वक्त पूरा प्रदेश को जाम कर दिया था। इस परिस्थिति से कैसे निपटा जाएगा, एक तो सवाल यह है। दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछली सुनवाई पे टिप्पणी की थी इसी विषय पे, कि क्योंकि हमारे राज्य में आंदोलन हो रहा है, चाहे जो भले उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब के भी लोग हैं शामिल हैं, तो ये राज्य सरकारों की भी जिम्मेवारी है कि इसको किस प्रकार से निपटा जाए। वो शायद अभी आंदोलन का तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में जवाब जाएगा, तो सरकार का जो जमा होगा, पर क्योंकि ये लोगों के माइंड में है कि अगर इस चीज की तरीके चलती रही, 1 महीने जाम लग जाता है, कैसे निपटेगी मनोहर सरकार इस प्रकार की परिस्थिति से? अगर शांति पीरियड चल रहा तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपको दिक्कत है, मनोहर को दिक्कत है, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था जब बिगड़ जाती है तो कैसे निपटेगी?
देखिए, काम होता है समझने समझाने का, और अब हम लोग हर परिस्थिति में से यहाँ तक आए हैं और बार बार समझाते भी हैं। हमने पहले भी अपील की है, आज फिर अपील कर रहे हैं कि लोकतंत्र की व्यवस्था ये बनाकर रखें। वो अपने प्रदर्शन करें, जो प्रदर्शन करने के तरीके हैं उनको आज़ादी है, कहीं भी करें, कितने ही लोग करें, धरने दें, प्रदर्शन करें, झंडे खड़े करें, नारे बोलें, लेकिन किसी के काम में व्यवधान डालना ये उचित नहीं है। इसी पर पहले भी समझौता हुआ था, और अब ये घटना कल की हुई है। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग दोबारा उनसे बात करेंगे, और बात करने के बाद उनसे डायलॉग में विषय आएगा, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, क्यों हुई या नहीं होनी चाहिए थी। एक बात और क्लियर करता हूँ, जो पहले वाली बात आई थी, आपने जो पूछी थी, क्या नाम, कौशल जी ने, एक तो वो जो ऑडियो चला है, वो ऑडियो वीडियो एक बहुत अलग जगह का है, 10-12 किलोमीटर दूर वो जगह है, और जो इनर सर्कल है जहाँ मीटिंग हो रही थी वहाँ से, मीटिंग स्थान से 100 मीटर दूर का है। और ये जो कल घटना हुई है ये 12 किलोमीटर दूर हुई है, ये बस्ताड़ा टोल पर हुई है। तो इसलिए उन दोनों घटनाओं का कोई मेल नहीं है, वो अलग अलग सेपरेट चीज़ें हैं। उनके उस ऑडियो के कारण से कोई घटना हुई ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ अलग डीएम था, यहाँ अलग डीएम था, तो इसलिए उनको वो ना करें। लेकिन इन सब में भी जैसे पहले समझौता हुआ था, उसी बात को उनको ध्यान कराया जाएगा कि आप किसी का रास्ता नहीं रोकें। रास्ता रोकने से फिर एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगा, हमने कुछ सीधे खड़े होकर थोड़ी करना है। ये तो एक गिवन डायरेक्शंस होती हैं कि किसी के काम में बाधा न डाला जाए, इसके नियमावली है, उस नियमावली के ऊपर ध्यान करेंगे। दूसरा विषय जो पेपर लीक मामला था, विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया, बहुत सारे एमएलए ने बोला, आपने भी बहुत जवाब दिया, विपक्ष के नेता ने कहा, और अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है, लेकिन गृह मंत्री की जांच हो, इसमें क्या अपनी एजेंसियां, आखिर सरकार स्टेट गवर्नमेंट है, एजेंसी इसकी इन्वेस्टिगेशन करने में नाकाम रहती है, या आखिर तक जहां ये गड़बड़ हुई वहां तक आ जाता है, डेड एंड आ जाता है, तो हमको किसी और को भी एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सौंपने में कोई हर्ज नहीं है, किसी भी लेवल तक हम जा सकते हैं। लेकिन जब हमारी पुलिस की एजेंसियां, हमारी टीम पहुंच गई है कि जहां से लीक हुआ है उस आदमी को भी पकड़ लिया है, और किस कंसिडरेशन में उसने लीकेज कराया, वो पैसे भी पकड़े गए हैं, तो ये सारा जब हो गया है तो ये तभी होता है सीबीआई वगैरह की जांच, जब कोई फेल्योर हो किसी जांच में, या कहीं कोई बाहरी दबाव का शक हो। लोगों को लगता है कि जैसे राजनीतिक दबाव आ जाता है, कई बार विपक्ष में खास करके लगता है सरकार के लोग इस पर दबाव डालेंगे, इसको नहीं होने देंगे, वो डिमांड करते हैं। लेकिन जब इसमें कोई चीज़ है नहीं, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, अब तो केवल चालान पेश करना बाकी रह गया। पुलिस चालान पेश करेगी, और ये जो लोग पकड़े गए हैं, लगभग 28 के लगभग 30 के लगभग लोग पकड़े गए हैं, और इसमें जो जो डीलिंग्स हुई है पैसों की, वो पैसे भी जब्त कर लिए गए हैं, वो जो पेन ड्राइव वो भी जब्त कर ली गई है, पेपर जो है वो रद्द कर दिया गया है, उसका प्रत्यक्ष इसका किसी को लाभ नहीं हुआ है। तो आज कोई आवश्यकता है नहीं। हाँ, यदि आवश्यकता होती और हम किसी ऐसे कंक्लूजन पर ना पहुंच पाते, यानी हमारी एजेंसियां, तो हम निश्चित रूप से सीबीआई को भी दे देते। अब कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, नाउ इट्स ओवर। मान साहब रिक्वेस्ट है कि बाकी और मेंबर्स भी हैं, एक बार उनसे यूज कर ले, फिर आप एसवाईएल का जो विषय है, इस पे क्योंकि लगातार बहुत पुराना विषय हो गया, एसवाईएल का कोई नया विषय नहीं है। अविनाश पांडे जी, पंजाब केसरी से। सीएम साहब नमस्कार। जी नमस्कार। सीएम साहब, आपने कहा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा किसानों को सब्सिडी और सुविधाएं दी जाती हैं, तो सरकार अब तक किसानों को समझा क्यों नहीं पाई है? देखिए, पहली बात तो यह है कि किसानों के विषय की बजाय ये एक राजनीतिक विषय बना हुआ है। जैसे हम राजनीतिक पार्टियों को हम अपनी बात नहीं कहला सकते कि वो हमारी ही बात कहें, ऐसे ही इनको खुले रूप से समर्थन करने वाली हरियाणा में तो कांग्रेस है, और कुछ इलाके के इनके जो कम्युनिस्ट ग्रुप हैं वो इसमें लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को, जो कमिटेड लोग होते हैं, कमिटेड लोग कभी भी समझते नहीं हैं। जैसे मैंने कहा, मैं ना मानूं, ये वैसे ही उतने ही लोग बचे हैं, वो इससे ज़्यादा नहीं है। इसलिए कोई बहुत जन समूह इनके पीछे खड़ा ऐसा नहीं है। जितने इनके कमिटेड लोग हैं वही धरने पर हैं, वही प्रदर्शन पर है, वही यहाँ से वहाँ जाते हैं, वही वहाँ से चले जाते हैं।
उनको आज भी किसान अपने खेतों में खूब प्रसन्नता से काम कर रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है, उनको सब सुविधाएं उनको मिल रही हैं। इनको सुविधाएं ये भी, अगर इनमें से कुछ किसान अगर होंगे, पहली बात तो किसानों की जगह किसान भी अपना जो है वो अपने खेत में काम करने जाता है। वहाँ पंजाब के आधे से ज़्यादा लोग तो पंजाब के बैठे हैं वहाँ दोनों धरणों पर, सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर। आधे से क्या, मैं कहता हूँ 85% पंजाब के बैठे हैं वहाँ। अब इसका कोई जवाब नहीं है ना। निश्चल भटनागर, राष्ट्रीय सहारा से। सीएम साहब नमस्कार। नमस्कार। सीएम साहब, आपने अपनी बातचीत की शुरुआत उन 4 पदकों से करी, 7 पदकों से जो पैरा ओलंपिक के अंदर हरियाणा के खिलाड़ी लेकर के आए हैं, और बहुत अच्छा आपकी सरकार कर रही है खिलाड़ियों के लिए। सचमुच दुनिया के अंदर कहीं पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब आज हम पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर खिलाड़ियों के हौसले से जो पदक आ रहे हैं उनको देखते हैं, तो कहीं ना कहीं पर ये लगता है कि खिलाड़ियों को, जो सामान्य खिलाड़ी हैं, उनके लिए तो सचमुच बहुत सारी नर्सरीज कई जगह स्थापित हो रही हैं, उनको ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन पैरा ओलंपिक के लिहाज से जो दिव्यांग हैं, जो बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए बहुत कुछ अभी तक नहीं हो पाया है। बहुत सारे ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं जो पुराने, ये अभी जो 2 साल से कोरोना का पीरियड चल रहा है, इसमें सारे स्कूल बंद हैं। सामान्य बच्चे तो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो स्पेशली वो मतलब कि डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनके लिए कहीं कोई इंतजाम नहीं है, कोई सुनता नहीं है, कोई देखता नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि उसकी तरफ अगर आपकी तरफ से अगर कुछ अच्छा ऐसा हो जो इस तरीके के बच्चे हों, उनके अभिभावकों को थोड़ा सा मनोबल उनका बढ़े कि सरकार उनके लिए भी कुछ सोच रही है। क्योंकि सिर्फ अपना मुआवजा देने से या स्कॉलरशिप देने से कुछ नहीं होना है। आप पैसा जरूर देते होंगे, लेकिन उन बच्चों को नियर टू नॉर्मल लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहते हैं, उस पर मैं चाहूँगा। देखिए, आपके प्रश्न में 2 अलग अलग बातें हैं। एक तो पैरा ओलंपिक में दिव्यांग बच्चे वो खेल खेल रहे हैं, उन खिलाड़ियों के बारे में क्या, और एक है इन जनरल दिव्यांग जो विद्यार्थी हैं या उनकी पढ़ाई या उनकी व्यवस्था वो क्या है। जहाँ तक खेलों में खिलाड़ियों का विषय है, जितनी सुविधाएं आर्थिक तौर पर इनाम सामान्य ओलंपिक में दिया जाता, वही पैसे दिव्यांग में दिए जाते हैं। वही गोल्ड मेडल को 6 करोड़ रुपया, सिल्वर मेडल को 4 करोड़ रुपया, ब्रॉन्ज मेडल को 2.5 करोड़ रुपया, कहीं कोई अंतर हमने रखा हुआ नहीं है। वही पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको 15-15 लाख रुपया पूरे का पूरा हिसाब से दिया जाता है। जहाँ तक इन जनरल दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई या उनका रहन सहन, सब चीज़ें हमारे कई इसमें बोर्ड बने हुए हैं, कई संस्थाएं बनी हुई हैं, और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट सब चीज़ें वो लागू कराता है जो जो उनको चाहिए। स्कूलों के अंदर उनकी व्यवस्थाएं क्या हो, शौचालय कैसा हो, उनके आने जाने के लिए रास्ते जो हैं रैंप बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, उनके बैठने की जगह है, या जो सामान्य तौर पर नहीं पढ़ लिख सकते उनको विशेष जो ट्रेनिंग की बात होती है, उनको उस प्रकार के टीचर्स भी दिए जाते हैं। इनके सेंटर भी खुले हुए हैं। ब्लाइंड्स का एक सेंटर जैसे हमारा पानीपत में खुला हुआ है, दिव्यांग का एक सेंटर हमारा फरीदाबाद में खुला हुआ है। एक इनके रहने सहने के लिए जो आश्रम बने रहते हैं वो आश्रम भी हैं। एक आश्रम में पीछे मैं अभी गुड़गांव में होके आया था स्वयं, एक यहाँ पंचकुला में भी बना हुआ है। तो ऐसे अलग अलग स्थानों पर जितनी संख्या वहाँ होती है उस संख्या के हिसाब के इनके रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी हैं, इनके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, जो जिस प्रकार, क्योंकि एक मल्टीपल एक सेक्टर है ये, हर प्रकार के अलग अलग काइंड्स के दिव्यांगपना जो होता है वो सबका होता है। कोई आँखों से है, कोई मानो बोल नहीं सकता है, किसी का हाथ पैर का मामला है, किसी का मेंटल रिटार्डेड केसेस भी होते हैं। तो हर प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं है। हाँ, हर प्रकार की व्यवस्थाएं सब जगह पर ये शायद नहीं होंगी। मानो ब्लाइंड का अगर बना हुआ तो पानी तो बना, वो सारे हरियाणा में सब जगह नहीं होंगे। ऐसे बच्चों को वहाँ हॉस्टल्स में या उनके रिहेबिलिटेशन सेंटर में लाके रखना पड़ता है, वो रखते हैं। कहीं अगर आपको लगता है कि ये आवश्यकता इस जगह पर और है, उसको भी करने के लिए हमारे पास किसी प्रकार की कमी नहीं है। अगर किसी का सुझाव और किसी स्थान का आएगा तो उसको हम बनाएंगे। योगेंद्र शर्मा जी, हरिभूमि से। साहब, आपने पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए एजुकेशन लागू की और पॉलिसी की बाकी स्टेट में तारीफ की हुई, लेकिन अब लोग सवाल ये उठाने लगे जो असेंबली है, जो विधानसभा है, क्या आप उसमें भी इसको लागू करेंगे? जब ये विषय हमने पंचायत के लिए किया था उस समय भी लोगों ने हमसे पूछा था। हमने कहा कि देखिए, जो हमारे दायरे में वो हमने किया है, जो हमारे दायरे में नहीं है वो उसको हम सोचें उसका कोई अर्थ नहीं है।
ये काम है जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अंतर्गत संसद का, केंद्र सरकार का, वो इसको लागू करे तो करना चाहे तो करे, हमको खुशी होगी। लेकिन हम एक स्टेट के नाते यहाँ लागू करने का अर्थ नहीं, हमारे हाथ में नहीं है, ये ऑल इंडिया लेवल पर ही होता है। दूसरा सीएम साहब, मेरा एक सवाल ये था कि जिस प्रकार से आपने कुछ लोगों में डर जरूर बैठा था इसका। एक बड़े नेता हैं जिन्होंने कहा कि जैसे यहाँ पंचायतों में हो गया, कल को अगर विधानसभा में हो गया तो मैं तो 8वीं पास हूँ, इसलिए उन्होंने दौड़ के 10वीं पास की और 12वीं पास की है। दूसरा सर मेरा सवाल ये था, 7 साल बीत गए हैं, आपने सबसे बड़ा और अहम डिपार्टमेंट एजुकेशन में ऑनलाइन तबादले हुए, लेकिन बाकी महकमे में आज तक कोई ऑनलाइन तबादला नहीं हुआ और कोविड का भी संक्रमण अब कम हो गया है, तो क्या इसकी बाकी तैयारी क्या है? ऐसा नहीं कि बाकी डिपार्टमेंट से हुए नहीं, हमने पहले 500 से ऊपर जिन जिन का कैडर स्ट्रेंथ है उन सब में लागू किया था। बाद में 300 के जो कैडर स्ट्रेंथ है उनके लिए भी कह दिया है। अब तो 80 या इससे ऊपर कैडर स्ट्रेंथ है उनके लिए भी आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन चूँकि कोविड आया था, इस कोविड में कई प्रकार की कठिनाइयाँ थी, इसके कारण से ये थोड़ा सा इसमें एक ढिलाई आई थी। अब हमने कहा है कि इस महीने के अंदर अंदर, क्योंकि अब स्कूल वगैरह खुलेंगे, तो जितने डिपार्टमेंट ने अपनी तैयारी कर रखी है, लगभग 80 कैडर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है और वो अब ट्रांसफ़र करना शुरू कर देंगे। त्रिलोचन सिंह, कनेक्ट FM कनाडा। मुख्यमंत्री साहब, हरियाणे च किसान अंदोलन चल रहा है, बड़ा विराट रूप लै रहा, रोज कई तरह दी घटनावां वापरदियां। अज तुसीं चंडीगढ़ आए, जिवें कौशल साहब ने दस्सिया, किसान इत्थे भी आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान को अपने घर आउण लई, प्रेस क्लब च आउण लई 2-3 किलोमीटर पैदल आउणा पिया। लगदा जिवें प्रेस क्लब ते पुलिस ने कब्जा कर लिया। कोई गल एक मेरा सवाल यह है कि तुसीं ये गल कही है कि जिहड़े किसी व्यक्ति का राह रोकते हैं वो लोकतंत्र के विरुद्ध है कि जिहड़े किसान 9 महीनों तो संघर्ष कर रहे हैं, 23 जनवरी तो बाद सरकार ने उन्होंने गलबात नहीं की कि ये लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। दूसरी गल तुसीं कही है कि इस अंदोलन पिछे कांग्रेस ते कामरेड का हथ है, की तुसीं मानते जे कांग्रेस ते कामरेडां दी जथेबंदियां जो पार्टियां ने वो देश पद्धर ते इंनियां स्ट्रॉन्ग ने कि संघर्ष इन्ना बड़ा खड़ा कर सकदियां। करनाल घटना बारे पंजाब के मुख्य मंत्री ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर की मुआफी मंगन, की तुसीं मंगोगे? पर एक सवाल छोटा जिहा यह है कि हुण तक किसानां उपर किन्ने केस दर्ज कीते ने हरियाणा सरकार? थैंक यू। पहली गल तो यह है कि मेरे को त्याग पत्र मंगण वाले जिन्हों का नाम तुसीं लिया है वो कौन होंदे मेरे सिर ते? मैं उन्होंने की मना? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਕਿ ਨਾ ਦੇਣ, ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗਿਣ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ। और वो ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਲਬਈਆਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਦਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। पूरा हरियाणा का किसान है खुश है। हरियाणा के किसान को जो कुछ असी व्यवस्थावां दे रहे हैं पूरियां दे रहे हैं। हाँ, जिन्हें नहीं मनना वो नहीं मनना तो नहीं मनना, उन्होंने जबरदस्ती नहीं मना सकते। लेकिन लोकतंत्र दे विच किसी दे रस्ते तो रोकण दा असीं भी तो नहीं रोकते ना उन्होंने। असीं उन्होंने नहीं कहा कि तुसीं धरना ना दिओ। धरना देने वास्ते उन्होंने तो जिन्नियां व्यवस्थावां मंगियां असीं ਸਿੰਘੂ बार्डर ते टिकरी बार्डर ते वो भी दित्तियां। सफाई उत्थे कराई, पानी की व्यवस्था उत्थे की, बिजली के कनैक्शन उन्होंने दिते, मैडिकल व्यवस्थावां उत्थे करके असीं दे रहे हैं। आखिर इन्ने महीने तो बैठे है तो बिना सरकारी व्यवस्थावां दे नहीं बैठे उत्थे। सारा जिहड़ा लोकतांत्रिक तरीका है वो असीं अडोप्ट कर रहे हैं। लेकिन इहदा मतलब ये नहीं है कि एक सीमा नूं पार करने वास्ते किसी नूं छूट है। सीमा पार करने की छूट किसी नूं नहीं है।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਆ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਬਰਨਾਲਾ ਕਿਆ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਬਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਆ? ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਦੇ ਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਫਸੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗੱਲ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿਆ, ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਮਐਸਪੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਹੋਇਆ। ਐਮਐਸਪੀ 1967 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, 66 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਈਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ? ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁਣ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਪਕਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਭੁੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੋਗ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਵੇ ਟੂ ਸੈਟਲ ਆਊਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। चरणजीत आहूजा कैलका से। Sir, you explained very vividly about various achievements of your government. And when there is success, because you told about success on various parameters, when there is success, there must be some failure also, because failure and success go hand in hand. I'd like to know which is your biggest failure as Chief Minister, or your biggest regret that you wanted to do this thing but you couldn't do. Thank you. ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਓਨਲੀ ਐਨ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਕੈਨ ਟੈਲ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਥਿੰਗਸ। ਇਨਸਾਈਡਰ if he knows even, he will not utter। मैं उन्हें ठीक करांगा, ठीक है। हरीश वशिष्ठ। साहब आपने जितना बताया उससे तो ये ऐसा लगा जो हमारे हरियाणा के साथी नहीं हैं, हरियाणा में नहीं रहते हैं, कि उन्हें चल के हरियाणा के अंदर बच जाना चाहिए। फर्क देखा है वो आपने वर्णन किया हरियाणा में इतना। मेरा सवाल ये है कि ये सब आपने इतना किया और ये जो साथ में चुनौतियों का भी सामना आपको करना पड़ा, आप हरियाणा के इतिहास में किस तरह के मुख्यमंत्री के रूप में याद रहना चाहते? मैं किस तरह का मुख्यमंत्री याद रखा जाए, मुझे मैंने ना तो कभी सोचा और ना मेरी कोई बड़ी अपेक्षा। मुझे लोग भूल जाएं तो ज़्यादा अच्छा। मैंने अपने बचपन में एक श्लोक पढ़ा था, उसको जीवन में उतारा हुआ है। पहनूंगा स्वागत समहार, क्या था वो, छोड़ चलो ये शुद्र भावना, भूल सा गया थोड़ा, यानी वृत्तपत्र में नाम छपेगा पहनूंगा स्वागत समहार, छोड़ चलो ये शुद्र भावना, हिंदुस्तान के वीर प्यार, ऐसा कुछ आगे है एक लाइन। तो ऐसा यानी कभी भी सोचा नहीं है कि मेरा कोई अखबारों में नाम आना चाहिए, मुझे कोई मालाएं पहनाए। ये भावना कोई बहुत अच्छी नहीं होती है। काम करना, सेवा करना, यानी राजनीति को भोगने का कभी विचार सपने में भी नहीं आया। जो कि पहले लोग भोगते रहे हैं और आज भी कहीं कहीं भोगते हैं कि इस राजनीति के माध्यम से कैसे अपने आप को प्रभावी बनाया जाए, कैसे अपने साथियों को प्रभावी बना दिया जाए,
जनता की आराधना कभी नहीं की है राजनीति में आने के बाद, और मैं इस जनता की आराधना करता हूँ। ये जो 3.25 करोड़ का मेरा परिवार है, ये मेरे लिए आराध्य है, इसकी सेवा करना है। जो शासन के नाते मुझे अधिकार मिला है, उस अधिकार का उपयोग इनको आगे बढ़ाने में कैसे किया जा सकता है, ऐसी भावना रख करके काम करते हैं। फिर जिन्होंने हमको याद करना, ये उनका काम है, रखें रखें ना रखें ना रखें। साजन शर्मा अर्थ प्रकाश से। आपने 2 योजनाओं का खुलासा किया कि अवैध कॉलोनियों को जो है हम अवैध करने जा रहे हैं, और लाल डोरे के बाहर जो मकान बने हुए हैं उनको भी हम नियमित कर रहे हैं। लाल डोरे के अंदर, लाल डोरे के अंदर कुछ मकान लाल डोरे से बाहर जो एग्रीकल्चर लैंड पे 7A का जिसमें उल्लंघन है, इस तरह की भी अवैध कॉलोनियां ऑलरेडी बन चुकी हैं। तो जो अवैध कॉलोनियों को आप नियमित करेंगे, वो नियमित क्या वो कॉलोनियां भी होंगी जिसके ऊपर कई हजारों मकान बने हुए हैं? देखिए, पहली बात तो है कि जहाँ बहुत मकान बन गए किसी को नहीं तोड़ा जाएगा, सबको नियमित करेंगे। लेकिन जिनको नियमित करेंगे उनसे डेवलपमेंट चार्जेस ज़रूर लेंगे। कारण क्या है कि डेवलपमेंट चार्जेस अगर सरकार को या म्यूनसिपैलिटी को या पंचायत को किसी को भी मिलते हैं, उस पैसे को उन कॉलोनियों में लगा करके वहाँ की सड़क है, वहाँ सीवरेज है, वहाँ पानी है, वहाँ लाइट है, ये सब लोकल बॉडीज़ को ही देना पड़ता है। तो इसलिए डेवलपमेंट चार्ज लेकर के उनको नियमित करना। अभी शहरों के अंदर की जो अर्बन लोकल बॉडीज़ का एरिया है, उसी के अंदर हम कर रहे हैं। अगला जो एक्ट कोई हम लेके आ रहे हैं, वो रूरल डेवलपमेंट की ओर से आएगा, या अर्बन टाउन कंट्री प्लानिंग की ओर से आएगा। वो फिर बाकी बची हुई एरियाज़ को जहाँ बन गए हैं, नया ना बने, इसके लिए हमने 7A लागू किया है। सर, एक तो एम्प्लॉइज की बहुत पुरानी मांग है कि पुरानी पेंशन लागू करी जाए। उसके ऊपर आपकी जो गठबंधन वाले पार्टनर है और आपने भी एक वादा किया था इलेक्शन से पहले, तो इसके ऊपर कुछ आगे कार्य करने जा रहे हैं? पहली बात तो कि कोई भी बात आप मेरे मुंह में डालेंगे अच्छा नहीं है। मैंने कभी वादा नहीं किया पुरानी पेंशन लाने का, और मुझे लगता भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रव्यापी एक कार्यक्रम है, राष्ट्रव्यापी एक घोषणा है, सबने इसको अडॉप्ट किया है। आज बजट तो सीमित होता है, उस बजट को और हम अगर इन चीज़ों में लगाते चले जाएंगे, डेवलपमेंट में बाकी जगह नहीं बचेगा, तो बड़ी कठिनाई आएगी। हमने ये कहा कि कंट्रीब्यूटरी सिस्टम होना चाहिए न्यू पेंशन पॉलिसी में। कंट्रीब्यूटरी सिस्टम में एम्प्लॉई जब एक बार भर्ती हो जाता है, वो अपनी सैलरी में से जितना कंट्रीब्यूट करता है, उसके हिसाब से उसकी इन्वेस्टमेंट में से जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनी, और ये विश्वव्यापी है, कोई खाली इस देश में शुरू ऐसा नहीं, बाकी जगह भी, कि जब आप कमाओ उस समय आप कंट्रीब्यूट करो, वो पैसा इकट्ठा हो जाए, उसकी इनकम में से आपके लिए सामाजिक सुरक्षा, ये सोशल सिक्योरिटी, ये आपकी 58 साल के बाद या 60 साल के बाद आपको मिले। जब आपने काम किया है तब तक सैलरी वो जो भी एम्प्लॉयर है वो आपको देगा। जैसे लेबर करने वाले लोग भी हैं जिनका EPF अकाउंट होता है, वो भी यही होता है। EPF में एक हिस्सा एम्प्लॉयर देता है, एक हिस्सा एम्प्लॉई देता है, वो दोनों का इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होकर के बाद में उसको मिल जाता है। यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है कि एक कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई देता है, एक एम्प्लॉयर देता है, वो पैसा जितना इकट्ठा होता है, वो उसका जो इन्वेस्टमेंट के बाद जो इनकम होती है, वो सब में उसका फार्मूला बढ़ता चला जाता है। पुरानी पेंशन में सारे का सारा पैसा सरकार को देना होता था, यही ना। हाँ, तो इसलिए एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। इस रिफॉर्म को कोई स्टेट बदलेगी या कोई कंट्री बदलेगा, मुझे नहीं लगता। एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे दोबारा कोई रिपीटिशन ना करें और अपना क्वेश्चन शॉर्ट रखें। रमेश शर्मा जी, UNI से। सर नमस्कार। इस साइड सर जी, नहीं इधर है, हाँ, ये सामने भी आ रहा है। मैं 2 जगह देख रहा हूँ, आपको भी देख रहा हूँ, यहाँ भी देख रहा हूँ। सर आपने बोला सरकार जो है IT सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके जो है वो व्यवस्था का आमूल जो परिवर्तन करने की और जनजीवन जो है उसको सहज बनाने की प्रयास कर रही है। इसके लिए सर आप बधाई के पात्र हैं। मेरा सवाल है कि आपने भ्रष्टाचार के ऊपर काफ़ी जोर की है। जो IT का जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके आपने जो पेंशन में रसोई गैस को लेकर और दूसरी और कई मिट्टी का तेल भी हो गया, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपने IT को जो है उसमें इन्वॉल्व किया है। मैं समझना चाहता हूँ सर, इसमें कितने लोग जो हैं इसमें वीड आउट हुए हैं जो इस सुविधाओं के लिए एलिजिबल नहीं थे, और कितना पैसा सर सरकार इसमें बचा सकती है?
देखिए ये अलग अलग स्कीमों में है, शुरू से लेकर के अब तक ये लगातार चल रहा है और आगे भी चलेगा। आज भी हमारे पास 2 विषय ऐसे हैं जो मैं यहाँ अनाउंस नहीं करूँगा, वो उसके ऊपर काम चल रहा है। 1 महीना 2 महीने बाद उसमें से वीड आउट करेंगे तो जिनको थोड़ी तकलीफ होगी हो जाएगी, लेकिन पात्र को उसको लाभ मिलेगा, अपात्र को नहीं मिलेगा। हमारी अंडरलाइन ये है। इसमें हमने जितने भी ऐसे बीपीएल के लोग, राशन कार्ड जिनके गलत बने हुए हैं उनको भी हमने ठीक किया है, नए राशन कार्ड जिनके नहीं बने हुए थे उनको भी पहचान करके बनाया है, बच्चों का एडमिशन मैंने आपको बताया ही है, बुजुर्गों की पेंशन हमने आपको बताई ही है, जितने लोग ये जो लाभ ले रहे थे केरोसिन ऑयल का और उधर गैस कनेक्शन भी उन्होंने ले लिया, तो दोनों चीज़ों में से एक मिलनी थी, बाद में तो उन्होंने केरोसिन बंद ही कर दिया है। केरोसिन बंद इसलिए किया कि आज 100% घरों के अंदर गैस कनेक्शन है। बल्कि अभी इस बार एक योजना हमने बना के घोषणा की है कि अगर आज भी किसी के परिवार में गैस कनेक्शन नहीं है, वो या तो वो जिसका कनेक्शन लेने वाला आदमी आएगा, और वो नहीं लेने वक्त आता किसी भी कारण से उसके पास हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, तो कोई आके बताएगा कि फलां के घर में गैस कनेक्शन नहीं है, उसको हम 500 रुपया देंगे। 1 महीने तक ये योजना है, 1 महीने में 500 रुपया ले जाओ, गैस कनेक्शन भी साथ में ले जाओ, ताकि हम महीने बाद भी कह सकें कि 100% परिवारों में गैस कनेक्शन पहुँच गया। तो हाँ ठीक बात है। देखिए उसमें काम चल रहा है हमारा, जो हमारा एक ऑल इंडिया का जो डिपार्टमेंट होता है, क्या सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, सर्वेयर ऑफ जनरल इंडिया के एक व्यक्ति को हमने हायर किया हुआ है, लेके आए, पहले वहाँ कार्यरत थे, अब वो रिटायर हो गए हैं। उनसे जितने भी गांव का